ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू गाइस सी द स्क्रीन नाउ? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन। इज माय स्क्रीन विजिबल अगेन नाउ बेटा? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस एंड गर्ल्स, आज के सेकंड सेशन में आपको वेलकम करते हैं। ओ लेवल बायोलॉजी का ये एक और फास्ट पेपर है जो आज और हम अभी बैठ कर करेंगे। ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ने चाहा तो आज इस पेपर में भी अच्छी रिवीजन हमारी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, इट्स अ पेपर ऑफ 1 hour 45 minutes। ठीक है जी, इट्स अ पेपर ऑफ 1 hour 45 minutes। कई दफा हम बात कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द रीसेंट पेपर अवेलेबल। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द रीसेंट पेपर अवेलेबल, दैट इज मई जून 2024, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पेपर क्योंकि खास तौर पे इसका जो लास्ट पार्ट था, जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो हमारे स्टूडेंट्स बड़े खुश थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, क्योंकि जाहिर है कि हम बार बार ये कहते हैं कि किसी भी चैप्टर में सिलेक्टेड तैयारी नहीं करनी है, बल्कि चैप्टर का कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से करना है। और इस चैप्टर में, इस पेपर में पर्टिकुलरली उन कॉन्सेप्ट्स को भी फोकस किया गया था जो बच्चे यूजुअली आम तौर पर इतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो 1 hour 45 minute का पेपर है, हम शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। दरमियान में नमाज मगरिब का थोड़ा सा वक्फा भी मिलेगा, तो ये पेपर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नमाज मगरिब से पहले वाला अगर जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, वरना जो है नमाज मगरिब के बाद फिर कंटिन्यू होगा। तो बेटा शुरू करते हैं। आर यू ऑल विद मी? गिव मी योर रिस्पॉन्सेज गाइज एंड गर्ल्स। आर यू ऑल विद मी? रिस्पॉन्ड एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है जी, दो ही बच्चे हैं? नहीं जी, चलें जी, और बच्चे भी आ गए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। ठीक है जी, इट सेज फिगर 1.1 shows two cells from a leaf of a plant observed using light microscope। ठीक है जी, हमारे पास सेल है जो कि हमें नजर आया है यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं। तो बिफोर आई रीड द क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग तो पता है। लेट मी रिवाइज ऑल ऑफ दैट फॉर यू। दिस इज व्हाट? सेल वॉल। ठीक है जी, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ये हमारे पास क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? लार्ज वैक्यूल है, जिसको आप सैप वैक्यूल भी कह सकते हैं। यस और नो? ये हमारे पास लार्ज वैक्यूल है जिसको आप सैप वैक्यूल भी कह सकते हो। तो ये बेसिक सी इसकी लेबलिंग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है, बस इसमें नजर नहीं आ रहा, अब क्यों नहीं है मतलब नहीं है। अब सवाल देखते हैं क्या है। कंप्लीट द टेबल 1.1 टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स लेबल ए एंड बी। अब ए क्या लेबल किया हुआ है? ऑब्वियसली अभी हमने बताया। व्हाट इज ए बेटा? A is chloroplast, and what is B? B is a large sap vacuole. B is a large sap vacuole. तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है अरे ये अगर आपको याद हो, चैप्टर सेल के अंदर हमने बेसिकली ये प्रैक्टिस की हुई है। नेम ऑफ स्ट्रक्चर ए क्या हो गया गाइस एंड गर्ल्स? वेरी क्विकली, जो पार्ट तेजी से हो सकता है उसको तेजी से कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, और इसका फंक्शन क्या होता है गाइस एंड गर्ल्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? हम अच्छे से जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है टू मेक व्हाट? फोटोसिंथेसिस करता है टू मेक ग्लूकोज और टू मेक फूड फॉर द प्लांट। यस और नो? सो क्लोरोप्लास्ट का डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन क्या है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यस और नो? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बेटा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस ना लिखें, आप ये लिख सकते हैं कन्वर्ट लाइट एनर्जी, स्लैश डाल के लिख रहा हूं, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी तो यही है ना भाई, फोटोसिंथेसिस ही का डिस्क्रिप्शन है ये, कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो either you write the technical word photosynthesis, or you simply says that it converts light energy into chemical energy. Is that clear guys and girls?
and the other structure is sap vacuole. We all know what is the function of sap vacuole. sap vacuole के कई फंक्शन होते थे, कोई एक लिखोगे। जैसे आप जानते हैं sap vacuole का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ सैप को, लार्ज अमाउंट ऑफ सैप को स्टोर कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लांट के अंदर वो क्या होता है कि सैप वैक्यूल जो है वो प्लांट की टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यू कैन राइट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्गर प्रेशर। आप टर्गर प्रेशर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो स्टोरेज भी लिख सकते हो, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। ठीक है, सारा नहीं लिखना, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मल्टीपल ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप स्टोरेज भी लिख सकते हो, शेप मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, आप जो है फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये सारी ही चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आगे चलते हैं। State one structure that is not visible in figure 1.1 but would be visible in the cytoplasm in an electron micrograph of the same two cells. कहता है एक स्ट्रक्चर बताइए जो यहाँ विजिबल नहीं है लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लें तो विजिबल हो जाएगा। बेटा कौन सा मेजर स्ट्रक्चर मिसिंग है, कौन सा मेजर स्ट्रक्चर मिसिंग है जो कि विजिबल होना चाहिए था? हाँ जी, वेरी क्विकली, कौन सा मेजर स्ट्रक्चर मिसिंग है जो होना चाहिए था बेटा? इट कुड बी एनी स्ट्रक्चर, एक ही बताना है ना। It could be any major structure like mitochondria, it could be ribosome also, ठीक है, it could be mitochondria, it could be ribosomes, ठीक है, any one of these structure। एक नंबर है तो बस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, एक नंबर के सवाल को आपने बस उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी वो डिजर्व करता है। माशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। Are you all good to go? This question was a very simple question from the chapter cell, ठीक है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पूरा का पूरा सवाल सेल से आ जाए। दिस इज वन ऑफ द पेपर जहां पर आप देख रहे हैं कि सेल से सवाल आया है, यू आर गिवन 5 मार्क्स, मतलब आपको मुफ्त में मिले हैं 5 नंबर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की आइडेंटिफिकेशन या सैप वैक्यूल की आइडेंटिफिकेशन इज प्रीटी बेसिक और उसके बाद उसका फंक्शन इज आल्सो प्रीटी बेसिक। और फिर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो विजिबल होते हैं, तो वो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो सकता है। आर यू ऑल गुड टू गो गाइस एंड गर्ल्स इन दिस क्वेश्चन? एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? लेट मी नो एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन। Okay, now let's move to the next question. Okay, again it looks like an easy question if you are done with the chapter classification. So क्या कहता है एग्जाम? Organisms can be classified into groups using features they share. Fish are one of the main groups of vertebrates. बेटा fishes का group हम पढ़ चुके हैं। Fish are the major group of vertebrates. State 3 main features used to classify an organism as a fish. हाँ भाई, ये बात अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। फिशेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? नंबर वन उनकी स्किन। याद है मैंने आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न में बताया था, और स्टैंडर्ड पैटर्न क्या था कि उनकी स्किन से शुरू करते हैं। तो इनकी स्किन जो होती है वो वेट होती है और कवर्ड विद स्केल्स होती है। फिर उनके पास फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए। याद करते हैं, मैं पहले याद दिला देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। पहले मैंने याद है आप लोगों को एक स्टैंडर्ड पैटर्न बताया था कि स्किन से शुरू करेंगे तो स्किन इनकी वेट होती है और कवर्ड विद स्केल्स होती है, शाइनी स्केल्स होते हैं। ये स्किन का पॉइंट था। फिर मूवमेंट कैसे करते हैं, तो मूवमेंट के लिए हमने कहा था फिन्स होते हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो तो अल्लाह भला करे हमने रेस्पिरेशन का पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है या इंटरनल होती है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है या इंटरनल होती है? तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ये पानी के अंदर जो है वो स्पर्म और एग रिलीज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ फिशेस में होती है या एम्फीबियंस में भी होती है? हाँ भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेस में होती है, एम्फीबियंस में भी होती है। तो अगर आपको याद हो तो इट दिस आल्सो हैपेंस इन एम्फीबियंस एज वेल। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म एज अ फिश। तो सिर्फ फिश वाले लिखने हैं, तो आप कौन से लिखेंगे? तो आप लिखेंगे वेट स्किन विद शाइनी स्केल्स, इसी तरह प्रेजेंस ऑफ फिन्स फॉर मूवमेंट और स्विमिंग, और इसी तरह प्रेजेंस ऑफ, बोलो बेटा, पार्टिसिपेट करो बेटा, प्रेजेंस ऑफ गिल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, प्रेजेंस ऑफ गिल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। चलिए आगे चलें। क्लियर है बेटा? किसी को मसला तो नहीं? रिवीजन मैंने करा दिया, फर्टिलाइजेशन का भी बात बता दी, सही है। अब आ जाओ स्टेज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन फिश। हाँ भाई, ये तो लग रहा है एग्जामिनर अच्छे मूड में बैठा हुआ है। हाँ भाई, और कौन से 2 वर्टिब्रेट्स के ग्रुप है अदर देन फिशेस? तो आपको मालूम है टोटल ग्रुप याद दिला दें कितने थे? फिशेस थी, फिशेस के बाद एम्फीबियंस थे,
एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स या एव्स थे, बर्ड्स या एव्स थे, और उसके बाद मैमल्स थे। तो आपको कोई भी दो लिखने, तो लेट्स से आई राइट मैमल्स and let's say I write reptiles, or I can write even birds, or I can even write amphibians. क्लियर है बेटा? कोई भी लिख सकते हैं, दो लिखने चलेंगे, ये मुफ्त के सॉलिड मार्क्स मिल रहे हैं। आगे चलें। स्वॉर्ड फिश, ओके, देखो स्वॉर्ड बनी हुई है इसकी। स्वॉर्ड फिश आर लार्ज फिश दैट लिव इन द ओशन, ओके, ओशन में रहती हैं। दे हैव लॉन्ग बोनी एक्सटेंशन टू द स्कल कॉल्ड अ स्वॉर्ड। उनके दिमाग से, स्कल से एक बोन निकल के आ रही होती है, ठीक है, जिसमें, जिसकी वजह से इनको स्वॉर्ड कहते हैं, स्वॉर्ड फिश कहते हैं। अब कहते हैं द बाइनोमियल नेम ऑफ द स्वॉर्ड फिश इज Ziphius gladius, okay, define the term species। बेटा कल वाले पेपर में स्पीशी डिफाइन करना सीखा था या सुनो? कल रात में जो पेपर कराया था, स्पीशी डिफाइन करके सीख के गए हो? क्या डेफिनेशन होती है स्पीशी की, गाइस एंड गर्ल्स? जब आ रहा है तो रिवाइज करो। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस इसी तरह बढ़ेगा। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन, बोलो बेटा, इंटर ब्रीड टू प्रोड्यूस, बोलते जाओ, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। देखो रिपीटिशन कौन नहीं कहता बायोलॉजी में होती है। अब नजर आ रहा है, कल ही पेपर में हम करके गए। अब आपको मैं जितने पेपर्स कराता जाऊंगा ना, आपको कॉन्सेप्ट की रिपीटेबिलिटी नजर आएगी। बस ये है कि खुद आप उसको याद रखें, ठीक है जी। तो दो नंबर की डेफिनेशन हो गई। आपने एक नंबर लेना है विच कैन इंटरब्रीड, दूसरा नंबर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेट। बेटा तुम नए नए वर्ड्स डिक्शनरी से मत लाया करो, मीनिंग समझ गए ना, ये मीनिंग लिखना है। चलो, स्टेट द स्पीशी नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई, पहला नाम किसका होता है गाइस एंड गर्ल्स? द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जीनस एंड द सेकंड नेम इज द नेम ऑफ स्पीशी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीशी, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीशी हियर? द नेम ऑफ स्पीशी हियर इज ग्लैडियस। याद रखिए, उल्टा जवाब कौन दे रहा है? किसने लिखा था ये भी? अलमदार, क्या कर रहे हो बेटा अलमदार? This is the first name is the name of genus and the second name is the name of species. So the species name here is Gladius. और आपने कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है बेटा. You have to write it with small letter. No, you are not supposed to underline it. ठीक है जी. तो आपको ग्लैडियस लिखना है, और ग्लैडियस जो है वो आपने स्मॉल लेटर से ही लिखना है, और सॉरी अंडरलाइन बिल्कुल करना होगा। वो रिटन में टाइप वाले में नहीं करना होता, टाइप वाले में नहीं करना होता, ऐसे तो अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। आगे चलें, पार्ट सी आ गया बेटा। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक क्लियर है गाइस एंड गर्ल्स? चलो आगे चलते हैं। स्वॉर्ड फिश swim near the surface of the ocean where the water temperature is low। देखो इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट करना। सरफेस पर फ्लो स्विम कर रही है, वाटर टेम्परेचर लो है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन, अब देखो एग्जामिनर कहाँ क्लासिफिकेशन से सीधा कहाँ ले गया है, एवोल्यूशन के चैप्टर पे ले जा रहा है आपको, ठीक है। और एवोल्यूशन आज सुबह के पेपर में किया है हमने, यस और नो? आज सुबह के पेपर में नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट आया था, वो हम करके आए। तो बेटा देखते हैं आगे क्या कहता है। स्वॉर्ड फिश डेवलप्ड अ मसल बिहाइंड ईच आई, ठीक है। During evolution, swordfish develop a muscle behind each eye that warm the eyes and the brain to a temperature above that of the ocean। क्या समझाया उसने यहाँ तक बेटा? तसल्ली से पढ़ना जरूरी है। उसने कहा कि ये ठंडे पानी में तैरती हैं, और जाहिर है कि अगर दिमाग उनका ठंडा पड़ जाएगा बहुत देर तक, या आंखों में ठंड की वजह से, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके जो है ना मसल डेवलप कर लिया इन्होंने बिहाइंड दी आई, जो कि क्या करता है, आंखों को गर्म रखता है, और जनाब ब्रेन के टेम्परेचर को भी अबव द टेम्परेचर ऑफ द ओशन रखता है। ये वो बता रहा है। दिस फीचर गिव्स स्वॉर्ड फिश इंप्रूव विजन, और इसकी वजह से स्वॉर्ड फिश को विजन इंप्रूव मिलता है। नेम द प्रोसेस दैट लेड टू एवोल्यूशन ऑफ द मसल बिहाइंड द आई। हाँ भाई, किस प्रोसेस के थ्रू ये एवोल्यूशन आती है? तो वी नो दैट प्रोसेस कॉल्ड, यस प्लीज, नेचुरल सिलेक्शन। कि जब नेचर का, हमने आज पढ़ा था ना बेटा, कि जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ता है तो कुछ एलील एडवांटेजेस होती हैं, वही एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं और वही आगे अपनी एलीज को पास ऑन करते हैं, और जब वो एलील आगे पास ऑन होती हैं तो लॉन्ग टर्म में आफ्टर मेनी जनरेशन वही टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन हो जाते हैं। अब कहते हैं सजेस्ट रीजंस, ओके, सजेस्ट रीजंस व्हाई द एवोल्यूशन ऑफ दिस फीचर हैज अडैप्टेड स्वॉर्ड फिश टू सर्वाइव इन द ओशन। कहता है सजेस्ट करें। सजेस्ट का मतलब क्या होता है? कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें, यानी सिर्फ तुक्के ना मारें, जो लॉजिकल आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग है। बेटा म्यूटेशन तो, चंदा म्यूटेशन तो एक, जब आप कहते हैं लॉन्ग टर्म में हुई है तो वो तो नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन तो इज अ रैपिड चेंज ना। काजी नकी कह रहे हैं और ईमान
ईमान और काजी नकी दोनों को मैं जवाब देता हूँ, बेटा कल से ही पढ़ा रहा हूँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो ह्यूमंस करते हैं। क्या ये ह्यूमंस ने लाकर इनको एक जगह डाला है? नहीं। कल आर्टिफिशियल सिलेक्शन का सवाल आया था तो ह्यूमंस सिलेक्ट द डिजायर्ड करेक्टर्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो है ही नहीं। बाकी रह गया म्यूटेशन, तो म्यूटेशन काजी नकीब लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं, हम कहते हैं म्यूटेशन से शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं इट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो लॉन्ग टर्म म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। जब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो इट इज नेचुरल सिलेक्शन, कि जिसमें क्या हुआ कि इनिशियली म्यूटेशन की वजह से वैरायटी पैदा हुई, और उस वैरायटी में जो एलील्स एडवांटेजेस थी वो सिलेक्ट हुई, और जो डिसएडवांटेजेस एलील थी वो सर्वाइव नहीं कर सकी। इवेंचुअली ऑर्गेनिजम्स विद जो एडवांटेजेस एलील्स हैं वही सर्वाइव करेंगे और वही आगे ग्रो करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सवाल बेटा यहां तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अब सवाल क्या है? सजेस्ट रीजंस बताइए व्हाई द एवोल्यूशन ऑफ दिस फीचर हैज अडेप्टेड स्वॉर्ड फिश टू सर्वाइव इन द ओशन। अब कौन से फीचर की बात हो रही है? ये ऊपर उसने बताया किस फीचर की बात हो रही है। लेट मी हाईलाइट इट अगेन। वो फीचर है कि उसने अपने आय के पीछे मसल डेवलप कर लिया है जो उसकी आंखों को ठंडा रखता है, तो उस आंखों को और ब्रेन के टेम्परेचर को अबव द ओशन रखता है, जिससे उसका विजन इंप्रूव हुआ है। इस फीचर की बात हो रही है। वो कहता है हाउ दिस फीचर हैज हेल्प द फिश टू सर्वाइव। मेरे बच्चे मुझे बताइए कि जब इस फीचर की वजह से उसका विजन इंप्रूव हो जाएगा तो मेरे बच्चे क्या वो आसानी से अपने शिकार को हंट कर सकेगी? यस और नो? जब वो आसानी से अपने शिकार को हंट कर सकेगी तो उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा होगी। यस और नो? जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा होगी तो फिर ये अच्छे तरीके से एनर्जी हासिल करेगी, अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये एडेप्टेबिलिटी नहीं है, क्या ये उनको आउट कम्पीट कर पाएगी? क्या ये उनको रूल आउट कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। नॉट ओनली दिस, चूंकि इसका विजन अच्छा है तो क्या ये खुद भी अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचा पाएगी? ऐसा नो? क्योंकि विजन बेटर है तो क्या ये खुद भी अपने आप को प्रेडेटर से बचा पाएगी? और जब ये अपने आप को बचा भी पा रही है और फूड भी अच्छे से खुद ले पा रही है तो क्या इसकी ग्रोथ अच्छे रेट पर होगी? और जब ग्रोथ अच्छे रेट पर होगी तो क्या इसकी पॉपुलेशन खतरे में होगी? आंसर इज नो। तो क्या मतलब एग्जामिनर ने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा कि व्हाई द एवोल्यूशन ऑफ दिस फीचर हैज अडॉप्टेड स्वॉर्डफिश टू सर्वाइव इन द ओशन। कैसे सर्वाइव हो रहा है? तो मैंने फिर दोबारा हाईलाइट कर दूं कि वो अपने शिकार को आसानी से देख पाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा फूड को हंट कर पाएगी, जिसकी वजह से वो उसकी जो फूड डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी, और वो अच्छे तरीके से उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होगी, और अपने बेटर विजन की वजह से वो अपने शिकारियों से, अपने प्रेडेटर से भी बच पाएगी, और अच्छे से रिप्रोड्यूस करने की वजह से उसकी पॉपुलेशन आसानी से बढ़ेगी और उसको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? चलो लेट मी राइट दिस नाउ। Due to adaptation, swordfish will be better to watch its prey, can easily hunt it, and fulfill its food demands compared to other organisms who don't have this adaptation. Can see in the dark बेटे सवाल में जिक्र नहीं है, खुद से नहीं जोड़ना है। Moreover, it can protect self from other predators. Conclusively, it will survive successfully and reproduce easily to increase its population. To increase its
पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर मेरे नहीं बच्चे, जब एडेप्टेशन एक ही है उस आयशा फातिमा, मैंने क्या कहा था कि बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा सोच जाते, जब एडेप्टेशन एक ही है कि भाई उससे और उसका इम्पैक्ट भी एक ही है कि जैसे इंप्रूव हो रहा है विजन, तो आप इसमें सिर्फ दो ही चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक कि इससे वो शिकार अच्छा कर पाएगी, दूसरा वो अपने आप को बचा पाएगी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहे। जब वो ऐसा करेगी तो वो रिप्रोड्यूस आसानी से कर पाएगी, जब उसको मारने वाला भी कोई नहीं, वो अपनी फूड डिमांड्स भी खुद पूरी कर पा रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन आसानी से बढ़ेगी और वो इस एनवायरमेंट में आसानी से रह पाएगी। इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? आयशा फातिमा चल, आपने जो गिल्स लिखा है वो एम्फीबियन में भी तो होते हैं बेटा, एम्फीबियन में तो अर्ली ऑन होते हैं ना, यहाँ तो परमानेंट होते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आर यू ऑल गुड टू गो इन दिस क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स? ठीक है जी, इस क्वेश्चन में हम लोग सारे क्लियर हैं। चलो बेटा आगे चल रहा हूँ बेटा, तेज जाना है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। कंप्लीट द टेबल। बेटा जेनेटिक्स आ गया, जेनेटिक्स आपने कुछ ही अर्सा पहले पढ़ा है और आई थिंक मैंने सारी टर्म्स जो आपको यहाँ लिखी नजर आ रही है मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है। और अगेन आई फील प्राउड कि जब मैंने जो पढ़ाया होता है वो आ रहा होता है, जो अच्छे बच्चे हैं वो उस चीज को सेकंड करते हैं और फटाफट जवाब देते हैं। तो बेटा देखते हैं, आपको टर्म्स लगानी है। मेरे ख्याल है पेपर में एग्जाम में कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है 2024 में। अ फॉर्म ऑफ जीन दैट कोड्स फॉर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर। हाँ भाई क्या कहते हैं? अ फॉर्म ऑफ जीन दैट कोड्स फॉर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर्स। एलील, वेरी गुड। कौन सा वर्ड आ जाएगा बेटा? एलील। फिर अ फॉर्म ऑफ जीन दैट ऑलवेज हैज एन इफेक्ट व्हेन इट इज प्रेजेंट। हाँ भाई कौन सी वो एलील होती है जो हमेशा अपना इफेक्ट रखती है जब वो प्रेजेंट होती है गाइस एंड गर्ल्स? क्विकली क्विकली क्विकली, इट्स डोमिनेंट एलील। असजद बोलते जाओ बेटा, पार्टिसिपेशन चाहिए। फिर हैविंग टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन फॉर अ पर्टिकुलर फीचर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन हो साथ, दो क्या कहते हैं, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? इट इज हेटेरोजाइगस, वेरी गुड बेटा, इट इज हेटेरोजाइगस। हैविंग टू ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ अ जीन, इसको क्या कहते हैं बेटा? Homozygous, a combination of allele that an organism has in its chromosome. हाँ भाई, a combination of alleles that has a chromosome. Very good. जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? वही कॉम्बिनेशन ऑफ एलीज को कहते हैं ना। तो अगर आपने टर्म्स पढ़ी हुई है तो दिस इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर? एनीबडी हु इज कंफ्यूज? जहरा, रामीर, शहीर, एनीबडी, एनीबडी हु इज कंफ्यूज अबाउट इट? नो? लास्ट वन क्यों बेटा? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील दैट हैज एन ऑर्गेनिज्म, दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इन क्रोमोसोम। जब आप ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो आप क्या लिखते हो? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप क्या लिखते हो कि जो उसका क्रोमोसोम है उसमें एक कैपिटल टी वाली एलील है और एक स्मॉल टी वाली एलील है। जीन का रिप्रेजेंटेशन होता है ना बेटा। 5 नंबर मिल गए बाशी, माशाल्लाह 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 नंबर मिल गए। आगे चलें, फर्स्ट वन समझा दें। अ फॉर्म ऑफ अ जीन दैट कोड्स फॉर वन ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर्स। बेटा आपने क्या पढ़ा था? एलील क्या होते हैं? जीन के यूनिट्स, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये वो फॉर्म ऑफ जीन होती है जो किसी एक कंट्रास्टिंग फीचर के लिए, किसी एक कंट्रास्टिंग फीचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे अगर ये कैप ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है ये ब्राउन को रिप्रेजेंट करे, तो इस जीन के यूनिट को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। आगे चलो। ओके वी हैव दिस डायग्राम। कभी देखा ये डायग्राम? आपने डिटेल में पढ़ा ये स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो, डीएनए। और याद है डीएनए के कॉन्सेप्ट क्या थे? मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। डीएनए इज अ लेटर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जो लेटर के आर्म्स होते हैं किससे बने होते हैं? शुगर और, शुगर और फॉस्फेट से। और जो स्टेप्स होते थे वो किससे बने होते थे? स्टेप्स ऑफ द लेटर इज बाय मेड बाय नाइट्रोजिनस बेसिस। और फिर यहां पर याद है आइडिया क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का आइडिया था। टीचर हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? असिस्टेंट के साथ। और साइटोसिन किसके साथ पेयर करेगा? गुआनिन के साथ। द आइडिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाज देयर। ठीक है ना? टी हमेशा ए के साथ, ए जी, सी हमेशा जी। अब सवाल देखते हैं। फिगर 3.1 इज अ डायग्राम ऑफ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, डीएनए को मैंने जल्दी से रिपीट कर दिया जितना बेसिक था। स्टेट द टर्म व्हिच डिस्क्राइब द शेप ऑफ द डीएनए। बेटा क्या होती है डीएनए की शेप के लिए टर्म? बच्चों वाली टर्म है, पूरी टर्म बताना क्या टर्म होती है। It's not just helix, it's double helix. Very good. It's double helix. चलें. Most of the DNA in bacterial cell is found in one large loop in the cytoplasm. Name another structure in the bacterial cell which contain DNA.
हाँ भाई, बैक्टीरिया सेल में और कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए होता है? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेपर एज वेल। द स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड एज प्लास्मिड। आर यू ऑल बेटा, कुछ मजा आ रहा है करने में? समझ आ रही है बात? जोहरा, आयशा, आईफून, वरीशा, गाशिया, बेटा पार्टिसिपेशन। अमशरा, महद, जुल्किफिल, सोमिया। वरीशा तुम सुबह वाली क्लास में कहा थी, सुबह वाले पास पेपर में नहीं थी वरीशा? अदनान, सुबह वाले पास पेपर में कहाँ थी वरीशा? सो रही थी क्या? अमशरा आप भी नहीं थी? मैथ की वर्कशॉप थी। अच्छा जी, फिर आ जाओ। स्टेट द नेम ऑफ द, अभी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, कल वाली भी हो गई थी, आज वाली भी, दोनों हो जाएंगी, तो प्लीज रेफर टू दोज रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि उससे बड़ा फायदा होगा। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटीसीजी। हाँ भाई, ये एटीसीजी क्या चीज होती है बेटा? एवरीबडी यू शुड नो व्हाट आर दीज। दीज आर नाइट्रोजीनस बेसिस। Try to write the full name, nitrogenous bases. Although base would be acceptable, but the correct name, the most, देखो एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन बहुत जल्दी चला जाता है कि बच्चा, जो मैं कॉपी मेरे सामने स्कैन हुई है, ये कॉपी किसी खानदानी बच्चे की है या किसी घरे की है। समझ आ रही है बात? तो वो आपके दो चार स्टेटमेंट से ही बात को समझ लेता है। इसलिए अगर आपने अच्छा इंप्रेशन डाल दिया तो इवेंचुअली आपको ही फायदा होगा। हाँ भाई, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ए, टी, जी एंड सी इन द डीएनए। आपसे कह रहा है इस सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस बताएं। मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई ये जो इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब है उसकी फंक्शन बताइए कि इससे रिलेटेड क्या फंक्शन होगा, ये क्या बेसिस कर क्या रही है। तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। बेटा ये डीएनए, इमेजिन करो ये डीएनए है। तो हमने क्या पढ़ा था पढ़ते हुए कि डीएनए में यहाँ जो बेसिस होती हैं, अभी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो बेटा। डीएनए में यहाँ जो बेसिस होती हैं, पूरा रिवाइज करा रहा हूं मैं। ए, टी, जी, 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 सी, सी, ए, टी, ए, जी, ए, ए, टी। ये मैं रैंडम ले रहा हूं। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, अगर एक सीक्वेंस ये वाली है तो अगले पे क्या होगा? अगले पे क्या होगा? इस पर क्या होगा? ए की जगह टी, टी की जगह ए, सी, जी की जगह सी, फिर यहां सी, 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 फिर जी, जी, टी, फिर ए, टी, सी, फिर टी, टी और ए। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाली बात समझ आती है? चलो, अब मेरे बच्चे सवाल ये है कि ये बेसिस करती क्या है। तो बेटा ये जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा देता हूँ और सबको रिवाइज करा देता हूँ कि असल में जो मैंने, आप देखा तीन तीन के पेयर में मैंने बनाए, तीन तीन के ट्रिपलेट्स मैंने बनाए। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो तीन तीन के ट्रिपलेट्स है ना, यानी बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, इनको रीड किया जाता है एज ट्रिपलेट्स। इनको रीड किया जाता है एज ट्रिपलेट्स। और ये ट्रिपलेट्स असल में होती हैं जेनेटिक कोड। क्या होते हैं बेटा बोलो? जेनेटिक कोड्स। असल में ये कोडेड लैंग्वेज है। क्या है ये? कोडेड लैंग्वेज है। यानी जिस तरह आप कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर की कोडिंग पढ़ते हैं ना भाई, जावा स्क्रिप्ट है, फलाना ढिमकाना, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे डीएनए में जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, वो छुपा के रखी है इस तरह के कोड्स में। होता यह है कि जब ये कोड्स एक्सप्रेस होते हैं तो इनसे, इन कोड्स का मतलब क्या है? इन कोड का मतलब है अलग अलग अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, इस कोड का मतलब एक अलग अमाइनो एसिड होगा, इस कोड का मतलब एक अलग अमाइनो एसिड होगा, इस कोड का मतलब एक अलग अमाइनो एसिड होगा, इस कोड का मतलब एक अलग अमाइनो एसिड होगा। और अमाइनो एसिड से क्या बनता है बेटा बोलो? अमाइनो एसिड से क्या चीज बनती है? प्रोटीन। तो क्या हमने ये बात पढ़ी नहीं है कि जीन जब भी एक्सप्रेस होती है, जीन जब भी एक्सप्रेस होती है वो क्या बनवाती है बोलो? जीन जब भी एक्सप्रेस होती है वो क्या बनवाती है बेटा बोलो? प्रोटीन बनवाती है। तो सवाल है जनाब कैसे बनवाती है? जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। सवाल है कैसे बनवाती है। तो होता ये है कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, ये देख रहे हो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ये सारी कोई सेम सीक्वेंस नहीं है, अलग अलग सीक्वेंस है। तो ये जो डीएनए होता है, इस पर जो नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं, ये असल में जेनेटिक कोड्स होती हैं। और जब ये एक्सप्रेस होती हैं तो इनसे अलग अलग अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। और फिर इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर क्या बनाया जाता है बेटा बोलो? प्रोटीन बनाया जाता है। तो मुझे बताओ, अगर ये कोड अलग होगा तो अमाइनो एसिड भी अलग होगा, अमाइनो एसिड अलग होगा तो प्रोटीन भी अलग होगा। मान लीजिए अगर यहां पर टी ए जी की जगह सी ए जी आ जाए तो क्या सेम अमाइनो एसिड आएगा? बताओ।
अगर TAG से अमाइनो एसिड X आ रहा था तो मुझे बताएं AAG से भी अमाइनो एसिड X आएगा क्या? आंसर इज नो। तो मालूम हुआ कि अमाइनो एसिड्स का कौन सा अमाइनो एसिड कहां आने वाला है ये कौन डिटरमाइन करता है बेटा? यही नाइट्रोजनस बेसिस डिवाइड करती है। मैं दोबारा कंक्लूड कर देता हूं फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि जो डीएनए होता है इस पर जो नाइट्रोजीनस, इस फ्लो चार्ट को बना लेना कहीं पर, जो डीएनए होता है उस पर जो नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में असल में क्या होती है? बोलो, जेनेटिक कोड होती हैं। और ये जेनेटिक कोड क्या डिटरमाइन करते हैं? अमाइनो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड से क्या बनता है? स्पेसिफिक टाइप के, बोलो, प्रोटीन्स। अगर जेनेटिक कोड चेंज हो गया तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? दोबारा देखो, डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं उनमें उनको ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड किया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये एक जेनेटिक कोड किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन होता है, और जैसे जैसे जेनेटिक कोड एक्सप्रेस हो रहे होते हैं उनको जोड़कर उसी तरह से स्पेसिफिक प्रोटीन बनाया जाता है। अगर जेनेटिक कोड चेंज हो जाए तो क्या होगा? म्यूटेशन में यही तो होता है। अगर जेनेटिक कोड चेंज हो गया तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन फॉल्टी हो जाएगा, प्रोटीन फॉल्टी हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस एंड गर्ल्स? इज दैट क्लियर बच्चों? हैव यू नोट दिस डाउन? प्लीज नोट दिस। अगर देखो, इसका सवाल यूं भी आ सकता है कि भाई म्यूटेशन में बताइए क्या होता है। तो म्यूटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, समझो। तो होता यही है कि जेनेटिक कोड क्या हो जाता है बेटा, बोलो। अब इसको रिवर्स मैकेनिज्म करते हैं। जेनेटिक कोड ऑल्टर हो जाता है। जेनेटिक कोड ऑल्टर होगा तो क्या होगा? जेनेटिक कोड अगर अल्टर हो गया, चेंज हो गया, तो उससे अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड आएगा। प्रोटीन कंटेन डिफरेंट अमाइनो एसिड, और इसकी वजह से प्रोटीन क्या हो जाएगा? फॉल्टी प्रोटीन हो जाएगा। और फॉल्टी प्रोटीन की वजह से क्या होगा? जो फंक्शन हो रहा था वो नहीं होगा या एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी। क्या ख्याल है बेटा? समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर वो सवाल कहता कि भाई म्यूटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, तो यही तो होता है कि जेनेटिक कोड अल्टर हो गया, अमाइनो एसिड उससे चेंज हो गया, उससे प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड आ गया, प्रोटीन फॉल्टी हो गया, और फॉल्टी प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल फंक्शन करेगा या वो काम नहीं करेगा। तो ये बेसिकली, अब मौका आया था तो मैंने रिपीट कर दिया। अब यहाँ सवाल पे वापस आ जाते हैं बेटा, यहाँ वाले सवाल पर वापस आ जाते हैं। सवाल यहाँ पर क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बेसिस। अब मेरे ख्याल है अब मेरे ख्याल है कि मैं आसानी से लिख सकता हूं और आप रिलेट कर पाएंगे। बोले बेटा, दीज बेसिस इन फॉर्म ऑफ, बोलो बेटा, ट्रिपलेट्स एक्ट एज अ जेनेटिक कोड एंड कोड्स फॉर स्पेसिफिक amino acids. These amino acids then assemble to form specific proteins which perform specific functions. जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है अब उसी को मैंने पैराग्राफ में लिखा है बेटा। जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है उसी को पैराग्राफ में लिख दिया। ये सवाल था, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ दीज बेसिस। इनकी इंपॉर्टेंस बताइए। आर वी ऑल गुड टू गो अबाउट दिस इंपॉर्टेंस? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? इस इंपॉर्टेंस को लेकर हम एब्सोल्युटली क्लियर है सारे के सारे? बेटा बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं मांगता है? आर वी ऑल गुड टू गो? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस डाउन? सबने अच्छे से नोट किया इसको? एक आखिरी बार बता रहा हूं, डीएनए में क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस की ट्रिपलेट्स क्या हैं? बोलो, जेनेटिक कोड हैं। एक जेनेटिक कोड का मतलब कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो क्या करेगा? कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा। जी ट्रिपलेट्स में होता। बेटा प्लीज रिस्पॉन्स करें, दो चार नाम के अलावा बाकियों का रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा मुझे। वरीशा, अशना, अब्दुल्ला आरिफ, राहीन, हिबा, राहीमीन, मारिया, अयान, आयशा अख्तर, एवरीबडी, रोमैसा, महा शहजाद, अमशरा, आमना, माहम,
अरीबा साकिब, चल क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या ये डायग्राम कभी देखी है, कभी सुनी है, कभी पढ़ी है? बिल्कुल देखी है, बिल्कुल पढ़ी है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन एज इट ऑलरेडी स्टेट्स। ठीक है, नेफ्रॉन है। आइए जरा इसकी लेबलिंग पहले पूरी करते हैं। तो आपको अच्छी खासी तो लेबलिंग दी हुई है। व्हाट इज दिस पार्ट? ग्लोमेरुलस लेबल किया हुआ है। व्हाट इज दिस सी शेप पार्ट? दिस सी शेप पार्ट इज, यस प्लीज, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है जी। और उसके बाद स्ट्रक्चर क्यू, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यू क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर आर, इट इज कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो फ्लूइड एस है, व्हाट इज दिस फ्लूइड एस? ये कौन सा फ्लूइड जा रहा है? यूरिन। अरे ब्लड नहीं भाई, यूरिन, यूरिन। और ये जो ब्लड आ रहा होता है, ये किसके थ्रू आ रहा होता है? विच वेसल इज कैरिंग द ब्लड? विच वेसल इज कैरिंग द ब्लड? एफरेंट आर्टीरियोल। अरे क्या कर रहे हो? एफरेंट आर्टीरियोल, जो कि रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है। और जो ब्लड वेसल लेकर जा रही होती है, ये क्या होती है? इफरेंट आर्टीरियोल। अरे भाई चैप्टर भूल गए हो क्या? लाने वाला एफरेंट आर्टीरियोल और लाने वाली, ले जाने वाली इफरेंट आर्टीरियोल। चैप्टर ढंग से पढ़ो, जाकर रिवाइज करो। मैं बार बार क्या कह के थक गया हूँ, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रीनल वेन तो बाद में फॉर्म होती है, यह लाने वाला एफरेंट आर्टीरियोल है, ले जाने वाली इफरेंट आर्टीरियोल होती है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर। तो दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, एवरीबॉडी शुड नो। चलो आगे चल। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एग्जाम में बड़े अच्छे मूड में लग रहा है, सारे नाम फटाफट दे रहा है। तो पी क्या था बेटा? जल्दी जल्दी। पी था बोमन्स कैप्सूल, लिख देते हैं जल्दी जल्दी। पी वाज बोमन कैप्सूल। क्यू वाज लूप ऑफ हेनले, and R was collecting duct. अब सवाल, रीनल कैप्सूल लिखूंगा तब भी ठीक होगा बेटा। बोमन कैप्सूल ही को रीनल कैप्सूल कहते हैं, तो दिस इज यानी टोटली एक्सेप्टेबल। रीनल कैप्सूल बोमन कैप्सूल ही का नाम है बेटा। अभी आगे चलो बेटा। राबिया हारिस, आपका कैमरा ऑन है क्या? प्लीज अपने कैमरा स्विच ऑफ कीजिए। प्लीज अपनी वीडियोस का ध्यान रखें। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्लास लेने के लिए जब आप आते हो बेटा, प्लीज राबिया योर वीडियो इज ऑन। चले आगे चलते हैं मेरे बच्चे। क्या कहता है? आगे चलते हैं। नेम दी ऑर्गन विच कंटेन मेनी नेफ्रॉन। पे क्या सवाल पूछ रहा है ये? नेम दी ऑर्गन विच कंटेन मेनी नेफ्रॉन। सर क्या है? किडनी। नेफ्रॉन ही लिख दिया था मैंने। कौन सा स्ट्रक्चर है भाई जिसमें मेनी नेफ्रॉन्स होते हैं? ऑब्वियसली इट इज किडनी। नहीं बेटा, रीनल आर्टरी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसकी रीजन यही है कि रीनल आर्टरी है ही नहीं। दिस इज नॉट एन आर्टरी, दिस इज एन आर्टीरियोल। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसको आर्टरी लिख देते, अगर पूछा होता। नहीं बेटा, गलत होता। ये आर्टीरियोल है। आर्टरी तो बड़ी होती है, वो ऑर्गन के लेवल पे, नेफ्रॉन के लेवल पे आती ही नहीं है। इसके लिए जरूरी है डॉक्टर नूर के लेक्चर से रेफर करें, ताकि कॉन्सेप्ट ढंग से बने आपका। आगे चले। नेम दी ऑर्गन दैट स्टोर्स फ्लूइड एस बिफोर इट इज रिलीज। हाँ भाई, वो कौन सा ऑर्गन है जो थोड़ी देर के लिए फ्लूइड एस को स्टोर करता है बिफोर इट इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड बॉडी? तो याद रखें, आप सिर्फ ब्लैडर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्लैडर तो बेटा गॉल ब्लैडर भी होता है। क्या लिखोगे? पूरा लिखोगे, यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज अगेन अ कॉमन मिस्टेक के बच्चे लिख देते हैं ब्लैडर। ओ भाई, ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर भी होता है। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा कि कौन से ब्लैडर की बात हो रही है? याद रखें, आपने यूरिनरी ब्लैडर लिखना है। आगे चलें। एग्जामिनर ने यहां तक बड़े खुले डुल्ले मार्क्स दिए हैं। आप यू ऑल गुड टू गो इन दिस पार्ट? ये आपको 5 नंबर एम ही मिल गए। चलें आगे चलते हैं। वरीशा, पार्टिसिपेशन कम हो रही है तुम्हारी, क्या बात है बेटा? अरीबा साकिब सुबह बड़ी पार्टिसिपेट कर रही थी, अभी नहीं कर रही हो। टेबल 4.1 shows the composition of sample of fluid S। याद रखें, एस कौन सा फ्लूइड था? जब जब हम एस की बात कर रहे हैं, कौन से फ्लूइड की बात हो रही है? यूरिन की। तो नीचे जो आपको डेटा दिया हुआ है वो यूरिन का डेटा है, यूरिन का, फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन। ये एक हेल्दी पर्सन के यूरिन का डेटा है। द पर्सन दैट प्रोवाइड सैंपल ऑफ फ्लूइड ईट्स अ बैलेंस डाइट। और ये एक बैलेंस डाइट खाने वाला शख्स है। तो आपको मालूम है, हेल्दी लोगों के यूरिन में ग्लूकोज आता है क्या? ग्लूकोज नहीं आता, प्रोटीन नहीं आता, आइंस थोड़े बहुत आते हैं, और यूरिया तो वेस्ट है, वो तो आता ही है। स्टेट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यूरिया इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हाँ भाई, यूरिया को निकालना क्यों जरूरी है? तो आप कहेंगे इट इज एज इट इज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी। क्या ख्याल है? इट इज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड इज टॉक्सिक फॉर दी बॉडी, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। 1 नंबर मिल गया आपको ठक करके। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चल
अब आगे चलें, कहता है यूज योर नॉलेज ऑफ द फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन टू एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड एस। कहता है भाई ये जो ग्लूकोज है और ये जो प्रोटीन है, दो चीजें यहाँ पे दो दिए, ग्लूकोज और प्रोटीन जो है, इसके बारे में जो आपकी नॉलेज है उसको यूज करते हुए बताइए कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एस में कितनी है, जीरो है। तो क्या हुआ है कि ये जीरो तक पहुंच गई है। तो बेटा मैं रिपीट कर दूं कॉन्सेप्ट पूरा, पूरा कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। तो बेटा तवज्जो से रखिएगा, 3 और 2, यहाँ 3 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होता था कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो ये आपका बेसिक डायग्राम था। यहां से जब ब्लड आता था तो हमने पढ़ा था कि बेटा यहाँ इस लेवल पर क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली बाहर आ जाता है, यस और नो। ग्लूकोज क्योंकि साइज में, यहाँ याद है हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाज कि भाई ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, याद करो बच्चों, यहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता था कि जो ब्लड के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट जो साइज में स्मॉलर इन साइज हैं, जो साइज में क्या थे स्मॉलर, वो सारे कंपोनेंट, चाहे फिर वो ग्लूकोज हो, वो वाटर हो, वो आइंस हो, ये सारे कंपोनेंट्स लीक आउट होकर बाहर आ जाते थे, और बाहर आने के बाद वो यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते थे, है जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते थे। लेकिन क्योंकि हेल्दी शख्स के यूरिन में ग्लूकोज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इस ग्लूकोज को वापस लिया गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो पहला वाला पार्ट है जिसे आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, इसी लेवल पर ग्लूकोज को एक्टिवली, ग्लूकोज को एनर्जी खर्च करके वापस ब्लड में क्या कर दिया जाता है, रीएब्सॉर्ब कर दिया जाता है। तो मालूम हुआ कि फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज ब्लड से अलग तो होता है, यस और नो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज ब्लड से अलग तो होता है और अलग होकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी आता है, लेकिन फिर उसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक हेल्दी शख्स के अंदर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द ब्लड, यस और नो। हाउएवर अगर प्रोटीन को याद करें तो क्या प्रोटीन लीक होता था, हमने कहा था प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या प्रोटीन फिल्ट्रेशन के लेवल पर लीक होगा, आंसर इज नो। तो वो लीक ही नहीं होता, जब वो लीक नहीं होता तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी नहीं आता, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आता तो यूरिन में भी नहीं आता। इज दैट क्लियर। तो मेरे बच्चों ये पूरा कंसेप्ट का रिवीजन हो गया, ठीक है। और कौन सी चीजें जो आने के बाद रीअब्सॉर्ब होती हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये दोनों चीजें फिल्ट्रेशन से गुजर जाती हैं, फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद दे आर रीअब्सॉर्ब, उसके बाद इनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। जबकि प्रोटीन चूंकि साइज में क्या होता है बेटा बोलो, लार्जर होता है, इसलिए वो फिल्टर ही नहीं होता। चले लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, ग्लूकोज being smaller molecule in size, smaller molecule in size, leaks out into, leaks out into Bowman capsule due to high hydrostatic pressure. However, in a healthy person, it is completely reabsorbed. क्या कहते हैं इसको, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, reabsorb back actively into blood by selective reabsorption, ठीक है जी। What about protein? Protein are larger molecules in size and are not filtered or leak out during
leak out from the blood, leak out from the blood in ultrafiltration. Therefore, do not have any concentration in urine. यूरिन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी जीरो है और ग्लूकोज आया तो था लेकिन वापस चला गया था. इज दैट क्लियर बच्चों? आर वी ऑल गुड टू गो इन दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स? आपको नेफ्रॉन की वर्किंग याद आ गई बेटा? वरीशा, अराबिया जवाब देते जाओ. फरीहा, फरवा, अशना, सुफियान, याहिया, कैन वी से? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं. लीक आउट में आप उसको एड ऑन करके लिख दें. चलिए अलमदार, क्लियर है हम लोग? आयशा, फैसल, चलें चलें, बेहतरीन बेहतरीन. थैंक यू अरीबा फॉर योर रिस्पॉन्स. बच्चे आगे चलते हैं. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. हाँ भाई, आयंस की कंसंट्रेशन पे क्या होगा इन फ्लूइड एस if the person drank a large volume of water several hours before the sample was collected. अगर एक शख्स बहुत ज्यादा पानी पी ले, अब यहां पर हॉट सनी डे का कोई रेफरेंस नहीं है मेरे बच्चे. यहां पर कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा पानी अगर उसने सैंपल देने से पी लिया है तो बताएं कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा. भाई ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि अगर बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो उस पानी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा. जब ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी से एक्सक्रीट करना है कि नहीं करना? बोलो. बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ेगा ना वाटर को, और जब करना पड़ेगा तो जाहिर जब वाटर ज्यादा ऐड होगा तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा. सोल्यूशन डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. यस और नो? आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. सिंपल है जी. ठीक है जी. तो आपसे कहा कि क्या होगा, आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ excess water intake large amount of water will be excreted or will enter collecting duct from glomerular filtrate which decrease ion concentration in fluid S, which decrease ion concentration in fluid S. This is to keep water level balance in the body. ऐसा क्यों किया हमने? पानी को क्यों निकाला बॉडी से बाहर? Can't we say filtrate of glomerulus rather than glomerular filtrate? बेटा glomerular filtrate is a more technical term. Try to use it. More dissolved minerals in fluid. मेरा बच्चा आपसे उसने कमेंट लिया था कि आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वाटर एक्सेस में है और एक्सेस वाटर को निकाला जाएगा जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा. इज दैट क्लियर गाइस एंड गर्ल्स? इज दिस क्लियर बच्चों? एक्सेस वाटर आएगा कलेक्टिंग डक्ट में जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देगा. फॉला, थैंक यू फॉर रिस्पांस. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. वाटर में आइंस नहीं होते बेटा. वाटर में आइंस कहाँ होंगे? वाटर आएगा तो आइंस में. भाई आपके पास एक ग्लास में 1 चम्मच नमक था, आपने अब 10 ग्लास पानी और डाल दिया तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना. हाइपोटोनिक नहीं, उसने ये सवाल नहीं पूछा था कि एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा. आपने बताया तो पूछा था कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो आप उसको चाहे तो हाइपोटोनिक वुड बी एन एडिशनल वर्ड. ठीक है जी. पार्ट ऑफ द ब्रेन में 50वां दफा बता चुका हूं कि वो पुराने सिलेबस में था, अब नहीं है. पता नहीं आप लोग कब समझेंगे. पार्ट ऑफ द ब्रेन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, 50 दफा बता चुके हैं. ठीक है जी. चलिए बेटा, वाटर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता जो रेडिली आयनाइज हो जाए एच और ओ एच आइन में. बेटा क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? वाटर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी है रेडिली आयनाइज हो जाए. ठीक है.
सामिया कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आया। सामिया बेटा आपसे पूछा था व्हाट वाज फ्लूइड एस। सामिया फ्लूइड एस वाज यूरिन। वो कह रहा था यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर एक शख्स ने बहुत ज्यादा क्या कर लिया, पानी पी लिया सेवरल आवर्स बिफोर द सैंपल वाज कलेक्टेड। सैंपल कलेक्ट करने से पहले जो है उसने बहुत सारा पानी पी लिया, जो सैंपल उसने दिया था जिसका डेटा ऊपर दिया हुआ है, इस सैंपल को देने से पहले उसने बहुत सारा पानी पी लिया है। तो भाई क्या फर्क पड़ना चाहिए उसके आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे? तो जाहिर है कि अब जब इतने बहुत सारा पानी पी लिया है तो वो पानी एक्सेस है, और एक्सेस है तो उसे हमने यूरिन में निकालना है ना सामिया, या नहीं निकालना? यूरिन में हमने जाया करना पड़ेगा ना उसको बेटा। तो जब जाया करना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैड, ये कलेक्टिंग डक्ट थी, उसमें तुम्हारे पास ये जो है वो आइंस से, लेकिन अब इसमें मोर एंड मोर वाटर इज एडेड, इसमें जो एक्सेस वाटर है वो ऐड होगा, तो मुझे बताएं सोल्यूशन का इफेक्ट डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो जाएगी? आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी नहीं हो जाएगी? सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर कि एक्सेस वाटर इनटेक हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा क्यों किया है? ताकि वाटर लेवल को बैलेंस रखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अगेन। फिगर 5.1 is a diagram of a pineapple growing on a pineapple plant. ओके, यहाँ क्राउन है, पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद कहता है पाइनएप्पल प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन फार्म्स बाय रिमूविंग दी सकर्स फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। ओके, सकर्स क्या था? ये पार्ट सकर्स है। तो क्या ये फ्लावर है? आंसर इज नो। ठीक है, ये फ्लावर नहीं है। याद रखें, फ्लावर से कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल। फ्लावर से कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल। बाकी किसी भी पार्ट से होगी, एनी अदर पार्ट, तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन होगी बेटा? ए सेक्सुअल होगी। चलो, कहता है from a by removing the sucker from a parent plant and planting these in the ground form. Okay, state the type of reproduction used to grow pineapple in this way. कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाएगी बेटा? अभी बताया मैंने, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओ बेटा, क्लास में बताओ आज सुबह वाले पेपर में किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आए थे? नोटिस करो, सुबह वाले पेपर में किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आए थे? सेक्सुअल के। अब देखो, जो मैंने सुबह बताया था, तमाम जो बच्चे सुबह नहीं थे, मैं क्यों करा रहा था तुम्हें फरवरी मार्च वाला वो वाला पेपर? फेब्रवरी मार्च का जो वेरिएंट था, देखो तुम उसमें नोटिस करो कि चीजें रिपीट हो जाती हैं। वहां पर आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, यहां आ गया ए सेक्सुअल के एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो क्या हुआ, पैटर्न एग्जामिनर ने सेम टॉपिक के अंदर वैरायटी पैदा कर दी। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द फेब्रवरी मार्च पेपर, एंड दैट इज व्हाई इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को फेब्रवरी मार्च 2025 वाला पेपर भी करा के भेजूंगा, ताकि उसमें आए हुए सवाल तुम अच्छे से देखो, और फिर उससे मिलते जुलते उसी पैटर्न के सवाल हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में भी आ जाएं। सुबह हमने किया था फरवरी मार्च 2024, फरवरी मार्च 2024 किया था, और अभी देखो मई जून 2024 कर रहे हैं, तो आपको काफी सारे सवालों में पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मेरी एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन रही है। बच्चे यूजुअली फरवरी मार्च वाला वेरिएंट करके नहीं जाते हैं, तो मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फरवरी मार्च 2024 5 वाला पेपर भी कराऊंगा। तो बेटा दैट डजंट मैटर कि YGCSE का है, असल क्या है कि आपको करके जाने से अंदाजा होगा कि टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको किस तरह के मिलेंगे। ठीक है जी, अब वापस आ जाए। तो बेटा स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पाइनएप्पल। ए सेक्सुअल के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं बेटा, क्लास में हमने किया हुआ है। एडवांटेज क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? जल्दी बताओ। सबसे पहले तो ये बहुत एक रैपिड मेथड होता है, यस और नो? सेक्सुअल एक लंबा चौड़ा मेथड था, लेकिन ए सेक्सुअल एक रैपिड मेथड होता है, और रैपिड मेथड के साथ जो फीचर्स प्लांट में होते हैं वो खुद ब खुद आगे वाले प्लांट में चले जाते हैं, यस और नो? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वैरायटी नहीं आती ना, तो जो फीचर्स भी प्लांट में होंगे, अगर अच्छे फीचर्स हैं तो वो ऑफस्प्रिंग में खुद ब खुद चले जाएंगे। तो रैपिड मेथड होता है। फिर इसके अलावा इससे यील्ड ज्यादा होती है, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और फिर इसमें जो डिजायरेबल फीचर्स होते हैं आपके पेरेंट प्लांट पे, वो ऑटोमेटिकली आपके यंग प्लांट में चले जाते हैं, यस और नो? आपको यहाँ 4 नंबर है, मतलब 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज लिखने हैं, तो मैं मल्टीपल बातें आपको एडवांटेज के तौर पे बता देता हूँ। नंबर 1, ये एक रैपिड प्रोसेस होता है। नंबर 2, इसकी यील्ड ज्यादा होती है, प्रोडक्शन यील्ड ऑफ क्रॉप ज्यादा होती है। इसी तरह लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये मैं मल्टीपल लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको अलग से मेल और फीमेल गैमिट्स रिक्वायर बोलो बेटा
नहीं होते। पॉलिनेटर्स पे रिलायंस, बोलो, नो रिलायंस ऑन पॉलिनेटर्स। ये रिवाइज करा रहा हूँ, सारे एडवांटेज बता रहा हूँ कि इसमें पॉलिनेटर्स पे रिलायंस नहीं होती। जो डिजायरेबल फीचर्स हैं, डिजायरेबल फीचर्स वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं बेटा, बोलो। डिजायरेबल फीचर्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ये मैंने मल्टीपल लिख दिए, कोई दो लिखने थे, सिर्फ रिवाइज कर रहा था बेटा। एडवांटेज दिख रहे हैं ना, डिजीज तो फिर डिसएडवांटेज आएगी ना आयशा। तो आप रैपिड है, यील्ड ज्यादा है, डिजायरेबल फीचर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें मेल और फीमेल रिक्वायर नहीं होता, पॉलिनेटर्स पर रिलायंस नहीं होती, म्यूटेशन के चांसेस, वेरी गुड, लेस चांसेस ऑफ म्यूटेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही, जेनेटिक छेड़छाड़ नहीं हो रही, तो म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं। क्या ये सारे फीचर्स तुम्हें याद आते हैं अपनी थ्योरी से? तुमने ये सारे एडवांटेजेस में लिखे हुए हैं? यस और नो? इज एसेक्सुअल ऑलवेज इन प्लांट्स? एसेक्सुअल प्लांट में एसेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा? तो सबसे पहला नो, व्हाट इज द डिसएडवांटेज सबसे बड़ा? कि जब आप सेम ही वैरायटी करेंगे तो नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आएगी। फिर इसके अलावा इफ अ डिजीज हैज अकर्ड, अगर एक डिजीज हो गई है तो क्या वो भी ऑटोमेटिकली अगले प्लांट्स में चली जाएगी? ऐसा नो, इफ अ डिजीज हैज अकर्ड, इट automatically get transferred to offsprings। इसी तरह नो एवोल्यूशन, इसमें प्लांट एवोल्यूशन में नहीं जा रहा। लेस एडेप्टेशन फॉर द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अडेप्ट नहीं करता। इसी तरह मोर प्रोन टू डिजीज, मोर प्रोन टू डिजीज, मोर प्रोन टू डैमेज। सेक्सुअल में ये सारे हमने एडवांटेज में लिखे थे ना, कि सेक्सुअल में क्या होता है कि डिजीज से रेजिस्टेंस बढ़ती है जनाबे आली, डैमेजेस से रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज से रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये जो पॉइंट्स हमने सुबह वाले पेपर में लिखे थे, वही पॉइंट्स अब हमने रिवर्स करके लिख दिए। तो देखो, दो पूछे थे लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया, ये सारे पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ अ डिजीज इज अकर्ड, बेटा अभी हमने क्या कहा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसा पेरेंट होगा वैसी डॉटर बनेगा ना। तो अगर पेरेंट में डिजीज आ गई आयशा फैसल, तो वो डिजीज ऑटोमेटिकली बच्चे में भी चली जाएगी। क्लियर है? लेस अडेप्टेशन फॉर द इन्वायरमेंट मैंने लिखा है नोमान। Are you all good to go? Varisha, please. More reliance on human if the plant is used for, that could be a secondary point. Yes, that could also be, but there are too many points already. अब आप देखें हर पेपर में सेक्सुअल एसेक्सुअल का कहीं ना कहीं रेलेवेंस आ रहा है। Are you all good to go in this question, guys and girls? Absolutely crystal clear. Ariba, Abish, Alamdar, Talha, Usaid, अप्सरा, हानिया, जहरा, सुफियान, शहीर, ख्वाला, सबके नाम नहीं ले सकता भाई, अरीशा, तूबा, आयशा। Can we disease? Can we say disease like affect whole population? Yes, you can say that. चलिए आगे चलते हैं बेटा। ओके, अब यहां पर नया पैराग्राफ आ गया। पाइनएप्पल्स आर इंपॉर्टेंट क्रॉप इन हवाई, यूएसए। ठीक है, कहता है पाइनएप्पल्स एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है हवाई में। दे वर इंट्रोड्यूस टू हवाई फ्रॉम साउथ अमेरिका, उनको साउथ अमेरिका से लाके इंट्रोड्यूस किया गया। बर्ड्स कॉल्ड हमिंग बर्ड्स पॉलिनेट पाइनएप्पल प्लांट्स। बर्ड्स लाइक, कौन से बर्ड्स? हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? पाइनएप्पल के प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। इफ पॉलिनेटेड, अगर पॉलिनेट हो जाए, पाइनएप्पल फ्रूट्स डेवलप, पाइनएप्पल फ्रूट्स डेवलप दे कंटेन हार्ड इनएडिबल सीड्स। कहते हैं अगर पॉलिनेशन हो जाए तो वो डेवलप करते हैं, और डेवलप करके क्या करते हैं, हार्ड इनएडिबल सीड्स पाइनएप्पल में बन जाते हैं। इफ नॉट पॉलिनेटेड, पाइनएप्पल फ्रूट्स डेवलप विदाउट सीड्स। और अगर पॉलिनेशन ना हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, वो विदाउट सीड्स डेवलप करेंगे। आप मुझे बताओ, आप कौन सा पाइनएप्पल खाना चाहोगे, सीड वाला या विदाउट सीड वाला? हाँ भाई, आप कौन सा पाइनएप्पल खाना चाहोगे? कॉमन सेंस लगाओ, सीड वाला या विदाउट सीड वाला? ऑब्वियसली विदाउट सीड वाला। जब हार्ड, जब उसने कहा है, देखो क्या कहा है, हार्ड इनएडिबल, देखो उसने हाईलाइट किया है, ये मैं घर से नहीं ला रहा हूँ कंसेप्ट, उसने हाईलाइट किया है कि अगर पॉलिनेशन हो जाएगी तो हार्ड इनएडिबल सीड्स
फॉर्म होंगे, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो विदाउट सीड आ जाएगा। तो आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करोगे? जो विदाउट सीड होगा, जाहिर सी बात है। अब कहता है हमिंग बर्ड्स आर नॉट फाउंड इन हवाई। हमिंग बर्ड्स हवाई में नहीं होते। तो क्या मुझे बताएं, जब हमिंग बर्ड्स ही नहीं होंगे तो पॉलिनेटर होगा? है भाई, जब हमिंग बर्ड नहीं होगा तो पॉलिनेटर होगा? पॉलिनेटर नहीं होगा। जब पॉलिनेटर नहीं होगा तो कौन से पाइनएप्पल बनेंगे? हार्ड सीड वाले या विदाउट सीड वाले? हार्ड सीड वाले या विदाउट सीड वाले? जब पॉलिनेटर नहीं होगा तो विदाउट सीड वाले, और विदाउट सीड वाले खाने में मजा आएगा या नहीं आएगा? है जी, कोई मसला नहीं है जी। तो अब जनाब वही सवाल पूछा है, व्हाई इट इज इलीगल टू इंट्रोड्यूस द हमिंग बर्ड्स टू हवाई। असल में हवाई के जो पाइनएप्पल होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ये बीज नहीं होते। तो कहता है व्हाई इट इज इलीगल टू इंट्रोड्यूस हमिंग बर्ड्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं हमिंग बर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो क्या वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल में कन्वर्ट कर देंगे? पॉलिनेशन कर देंगे? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बन जाएगा। सीड बनने के बाद जो पाइनएप्पल आएगा वो विद हार्ड इनएडिबल सीड्स होके होगा, और ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर उसे खाना मुश्किल होगा, वो इनएडिबल हो जाएगा, उसे खाना भी डिफिकल्ट होगा। अगर आप उसे बेच रहे थे तो उससे आपकी इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी, वो लोग खरीदेंगे ही नहीं। यस और नो? प्लस हमिंग बर्ड इस जगह पर नहीं होता। और याद रखें, हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी जगह पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दे जो कि वहां नहीं होता, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म अपने साथ कोई डिजीज लेकर आ सकता है। वो डिजीज हमारे प्लांट को लग सकती है, या अगर वो ऑर्गेनिज्म इस नई जगह पर आ गया हमिंग बर्ड, तो वहां के ऑर्गेनिजम्स के लिए वो कंपटीशन क्रिएट कर सकता है फॉर फूड, फॉर सर्वाइवल। यस और नो? तो दो एस्पेक्ट है, मैं फिर ब्रेक डाउन कर दूं। हमिंग बर्ड को इंट्रोड्यूस करने के दो एस्पेक्ट है। पहला, मैं समझाऊं, हमिंग बर्ड की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन का मतलब है कि फ्रूट बनेगा विद सीड, और वो जो फ्रूट विद सीड होगा वो इनएडिबल होगा फॉर ह्यूमंस। मार्केट वैल्यू उसकी कम होगी, इकोनॉमिकल लॉस होगा। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमिंग बर्ड बाहर से आएगा, बाहर से आएगा तो कंपटीशन फॉर फूड क्रिएट करेगा फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। यस और नो? फॉर अदर बर्ड्स। भाई उस जगह पे दूसरा आ गया जो कि यहाँ का नहीं है, तो ये दूसरों के लिए जो है वो एक परेशानी क्रिएट करेगा, दूसरों के लिए कंपटीशन क्रिएट करेगा, जिससे हो सकता है कि दूसरों को परेशानी हो। तीसरा एस्पेक्ट कि हमिंग बर्ड चूंकि बाहर से आ रहा है तो इट कैन इंट्रोड्यूस डिजीजेस। यस और नो? चलो, ये सारे एस्पेक्ट समझ में आते हैं, दिमाग खुलता है या नहीं खुलता गाइस एंड गर्ल्स? आए, अब मैं इसको लिखता हूं। पहले प्लांट के लिहाज से लिखते हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? जो बच्चा कह रहा था कि मैंने पहले किया था समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया? जो बच्चा मुझे अभी चैट में लिख रहा था सर बहुत मुश्किल सवाल लगा है मुझे, अब समझ आया बेटा? हमिंग बर्ड्स एज आर पॉलिनेटर्स, सो will contribute to sexual reproduction in pineapple plant, leading to formation of fruit with hard inedible seeds. These fruits would have less consumption by humans, less market value, therefore economical loss. ये तो एक एस्पेक्ट की डिटेल हो गई। दूसरा एस्पेक्ट ऐड करने जा रहा हूं। मोर ओवर, हमिंग बर्ड्स can introduce new diseases in Hawaii which can
harm plants and animals. फिर इसी तरह hummingbirds can create competition for food and resources for other birds in area and can be threat for native species. नेटिव स्पीशी का मतलब जो वहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। इसीलिए मेरे बच्चे ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना। अब हवाई मशहूर है अपने बेहतरीन पाइनएप्पल्स के लिए, आपने वहां हमिंग बर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो तो पाइनएप्पल की क्वालिटी खराब हो जाएगा, हवाई का इकोनॉमिकल लॉस होगा। तो जाहिर है एक कंट्री क्यों चाहेगा कि कोई ऐसी चीज हो जिससे उसका इकोनॉमिकल लॉस हो। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सकीना, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। बेटा देखो सवाल देख के डर गया वो तो गया, डरना ही तो नहीं है हमने। हमने डरना क्यों है? डरना ही तो नहीं है बेटा, हमने तो इंशाल्लाह एक्सेलरेट करना है, हमने अपने आप को समझना है। एक दफा रीड कर दें। अच्छा जी, हमिंग बर्ड्स आर as are pollinators so will contribute to sexual reproduction। ये आ गया पहला मार्क। इन पाइनएप्पल प्लांट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विद हार्ड इनएडिबल सीड्स। ये आ गया दूसरा पॉइंट। these fruits would have less consumption by humans, less market value, therefore economical loss. फिर moreover hummingbirds can introduce new diseases and they can create competition for food for other birds and can become threat for native species. Is that clear? मुस्कान की चमकान, रमीसा, आयशा, राबिया हारिस, शामीर हसन। बेटा रीजन टू नहीं है यहाँ तो, एक ही के अंदर 4 नंबर मिल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा बातें लिखी है जिंदा। ये तो आपको ये 4 नंबर तो यही मिल जाएंगे। पॉलिनेटर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे इनएडिबल सीड बनेगा जिससे इकोनॉमिकल लॉस होगा। बच्चे चारों नंबर तो यहीं से मिल रहे हैं, ये तो मैंने आपको एड ऑन दिमाग खोलने के लिए दिया बच्चे। चलो आगे चलो। पाइनएप्पल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीएज एंजाइम कॉल्ड ब्रोमेलिन। ओके, ब्रोमेलिन। पाइनएप्पल में कौन सा एंजाइम है बेटा? देखो बता रहे प्रोटीएज। प्रोटीएज किसको तोड़ता है बच्चों? अरीबा, वरीशा, प्रोटीएज किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। ठीक है, नाम इसका क्या है? ब्रोमेलेन है। ठीक है जी, आगे देखें क्या कहता है। When bromelain is added to its substrate, a product is formed, complete the word equation। हाँ भाई, सबस्ट्रेट कौन होगा इसका? वेरी गुड, क्विकली। सबस्ट्रेट क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोटीन होगा। और तोड़ेगा किसमें बेटा? बोलो जल्दी से। अमाइनो एसिड में। तो ये 2 नंबर फटाफट से। एग्जामिनर ने पिछले सवाल में थोड़ी मेहनत करा ली, तो इस सवाल में आपको हल्का ठंडा छोड़ दिया। आगे चलें। ओके, नाउ फर्स्ट टाइम वी हैव द ग्राफ। पिछले चैप्टर में, पिछले पेपर जो हम कर रहे थे उसमें 3-4 ग्राफ थे, इसलिए पहला ग्राफ आया है। क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पीएच, गौर से देखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। चेंजिंग द पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फाउंड इन ब्रोमेलिन वाज इन्वेस्टिगेटेड, द रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन आर शोन। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जो एंजाइम का ग्राफ होता है पीएच पर, वो इस तरह का होता है। यस और नो? नॉर्मली जो ग्राफ होता है वो इस तरह का बनता है पीएच पर, कि जिसमें एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी होती है, उससे नीचे या ऊपर जाएं तो एंजाइम क्या हो जाता है? डी नेचर। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ आप देखें कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच 3 पर भी सर्टेन एक्टिविटी है, फिर उसके बाद वो बढ़ी है और फिर उसके बाद 8 पर और बढ़ी है, 8 पर मैक्सिमम हो गई है, उसके बाद हल्की सी कम हुई है, और इवन के 12 पर भी जो पीएच है वो 12 पीएच पर भी जो एक्टिविटी है वो अच्छी खासी एक्टिविटी है। तो मालूम हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंजाइम 3 to 12 पीएच में डी नेचर नहीं हो रहा? बोलो, क्या ये एंजाइम नॉर्मल ग्राफ को फॉलो कर रहा है? नहीं, नॉर्मल ग्राफ तो ये होता है। तो ये एंजाइम एक स्पेशल एंजाइम है जो यकीनन जो है क्या कर रहा है? हर तरह की पीएच पर काम कर रहा है। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? चले, आपने सुना है पाइनएप्पल खाने से डाइजेशन इंप्रूव होती है? सुना है? अब ये देखो तुम्हारे पास एविडेंस आ गया है, पाइनएप्पल खाने से आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, और इसका रीजन देता हूं मैं भी, रीजन देता हूं। आगे सवाल देखो। टू असिस्ट डाइजेशन सम पीपल सॉलो ब्रोमिलीन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर विद देयर फूड। कहता है अपनी डाइजेशन में हेल्प करने के लिए बाज लोग क्या करते हैं? ब्रोमिलीन को पाउडर की फॉर्म में लेते हैं। याद रखें, पाउडर है, हाईलाइट किया उसने, पाउडर की फॉर्म में लेते हैं विद
their food. Use the information in figure 5.2 and your knowledge of the human digestive system. Human digestive system की knowledge use करनी है to discuss the effectiveness of using bromelain in this way. किस वे में ब्रोमिलीन किस वे में यूज किया है? पाउडर फॉर्म में। मेरे बच्चे समझो बहुत अच्छा है। बाज लोगों में अच्छी से डाइजेशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? कोई भी रीजन हो सकता है। अब आप जानते हैं डाइजेशन हमारी मेजर कहाँ कहाँ होती है बेटा? रिवाइज करते हैं। डाइजेशन हमारी मेजर कहाँ होती है? स्टमक में और बोलो बेटा इंटेस्टाइन में। स्टमक की पीएच कैसी होती है? एसिडिक है जी। और इंटेस्टाइन की पीएच कैसी होती है? अल्कलाइन या बेसिक। यस और नो? अब अगर मैं ब्रोमिलीन पाउडर यूज करूंगा, अच्छा ब्रोमिलीन पाउडर, पाउडर से क्या होता है? पाउडर यूज करने से क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? ये तो आप केमिस्ट्री से पढ़ते हो ना बेटा, कि जब भी किसी चीज को हम पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं तो सरफेस एरिया बोलो ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो फिर कोलिजन ज्यादा होता है। कोलिजन ज्यादा होता है तो रेट ज्यादा होता है। ये तो आपने केमिस्ट्री के नॉलेज में पढ़ा हुआ है। तो पाउडर की फॉर्म में यूज किया ताकि हमारा रिएक्शन तेज हो। फिर आप देखो कि स्टमक का एनवायरमेंट एसिडिक है और इंटेस्टीन का एनवायरमेंट बेसिक है। और ब्रोमिलीन वो प्रोटीएज है जो 3 to, आप देखो ऊपर क्या देखा हमने कि 3 to लेकर पूरा 12, यानी एसिडिक साइड को भी कवर कर रहा है, यस और नो, और बेसिक साइड को भी कवर कर रहा है, यस और नो। और पूरी की पूरी पीएच पर इसकी जो एक्टिविटी है आप देखें तो अच्छी खासी अबव 60% की एक्टिविटी है। ऑल्दो दी एक्टिविटी इज 100% एट पीएच 8, लेकिन बाकी तमाम पीएच में भी इट इज नॉट गेटिंग डीनेचर्ड, बल्कि इसकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी खासी एक्टिविटी है, अबव 60% की एक्टिविटी शो कर रहा है। तो क्या लगता है तुम्हें? दिमाग लगाओ कि अगर मैं ब्रोमिलीन पाउडर लूंगा तो पाउडर फॉर्म में लेने की वजह से उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिससे वो अपने सबस्ट्रेट से इफेक्टिवली कोलाइड करेगा और कोलाइड करके मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जल्दी जल्दी जो है ब्रेक डाउन करेगा। फिर मोर ओवर अपनी एक्टिविटी वो पूरी रेंज में 3 to 12 की पूरी रेंज में दिखाएगा, यानी स्टमक के अंदर भी अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, ड्यूडेनम के अंदर भी अपनी एक्टिविटी दिखाएगा और पीएच 8 पर अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम करके शो करेगा। तो मेरे बच्चे, जब एक एंजाइम स्टमक में भी डाइजेशन कर रहा है, एक एंजाइम ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टीन में भी डाइजेशन कर रहा है, और फिर इंटेस्टीन में जाके तो जो अल्कलाइन पीएच होती है पीएच 8 वहां पर और इंप्रूव डाइजेशन कर रहा है, तो क्या ये आपकी ओवरऑल डाइजेशन के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर देगा, यस और नो? इट विल डेफिनेटली, इट विल इंप्रूव। तो उसने यही पूछा था, यूज इंफॉर्मेशन 5.2 एंड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डिस्कस क्या कर रहा था? इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग ब्रोमिलीन इन दिस वे। तो ऐसे केस इस तरह से यूज करके क्या होगा? 4 नंबर है, तो लिखना शुरू करते हैं बेटा। ब्रोमिलीन, ब्रोमिलीन पाउडर वुड हैव लार्ज, आयशा देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, समझना, पहले पाउडर वाली बात समझो। पाउडर की फॉर्म में लेते हुए लार्ज सरफेस एरिया है बेटा, आयशा मुझे जवाब देते जाना। सो मोर इफेक्टिव, जब लार्ज सरफेस होता है तो क्या होता है बेटा? मोर इफेक्टिव कोलिजन्स ऑफ एंजाइम, आयशा मुझे जवाब देना बेटा, विद सबस्ट्रेट लीडिंग टू मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स इन हाई एंजाइम एक्टिविटी। ये तो पहला एक्सपेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या था कि आपने देखा कि ब्रोमिलीन जो है, फ्रॉम द ग्राफ आप ऊपर से देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, वो मैं चेंज कर देता हूं कलर, फ्रॉम फिगर 5.2 ब्रोमिलीन या ब्रोमिलीन shows its activity in wide range of pH, that is from 3 to 12, peaking at pH 8. It means that it work both in stomach environment as well as intestine. इंटेस्टीन का एनवायरमेंट कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है ना आयशा एनवायरमेंट।
to allow digestion to occur effectively. हाँ भाई, अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा। पाउडर के होने से क्या हुआ, सरफेस एरिया लार्ज हो गया, मोर इफेक्टिव कोलेजन हो गई। और फिर जो इसका रेंज था 3 to 12 वाला, इसमें स्टमक भी कवर हो रहा है, इसमें इंटेस्टीन भी कवर हो रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो हमने डाइजेशन पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है अरीबा, कि जो प्रोटीएज स्टमक में काम करता है वो इंटेस्टीन में काम नहीं करता, और जो प्रोटीएज इंटेस्टीन में काम करता है वो स्टमक में। स्टमक में कौन सा प्रोटीएज होता था, पेप्सिन। पेप्सिन सिर्फ स्टमक में काम करता है ना, यस और नो। पेप्सिन सिर्फ स्टमक में काम करता है। लेकिन जो वो था हमारे पास इंटेस्टीन, उसमें पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक एंजाइम होते थे। पेनक्रियाटिक एंजाइम में हमने पढ़ा था कौन से एंजाइम होते थे, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। और ये किस में काम करते थे, ये सिर्फ अल्कलाइन पीएच पे काम करते थे। लेकिन ब्रोमोलिन क्या है, क्या ब्रोमोलिन दोनों कंडीशंस पे काम नहीं करेगा, बोलो बेटा। एसिडिक पे भी काम करेगा, बेसिक पे भी काम करेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू improve the overall digestion. Is that clear? पर सर दोनों में प्रोटीन तो यूं भी क्या बैड हो रहा है भाई, प्रोटीन ब्रेकडाउन तो हो रहा था। आपने एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की ना, आपने ब्रोमोलिन पाउडर से एक एडिशनल ऐसा एंजाइम ऐड कर दिया जो स्टमक और इंटेस्टीन दोनों में जाकर अपना काम करेगा और आपकी ओवरऑल डाइजेशन को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, सवाल तो यही था ना कि भाई कैसा इफेक्ट करेगा, ब्रोमिलीन का क्या इफेक्ट होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो वो जो आपकी डाइजेशन चल रही है उसे इंप्रूव कर देगा, उसे फैसिलिटेट कर देगा। भाई एक एंजाइम पेप्सिन था, अब पेप्सिन के साथ एड ऑन ब्रोमिलीन हो गया तो इंप्रूवाइजेशन आ जाएगी ना बेटा, यस और नो। अमशरा में जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ साथ साथ ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है आप ग्रुप बिल्कुल नहीं देख रहे हो। अब तक 2 पेपर शेयर हो चुके हैं, सुबह वाला पेपर भी मैं शेयर कर चुका हूँ, कल रात वाला भी, और ये वाला भी कर दूंगा। आर यू ऑल गुड टू गो इन दिस क्वेश्चन बेटा? हाँ जी, ईएस कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंड गर्ल्स, मगरिब का वक्त करीब आ रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरिंग प्लांट्स आर समटाइम्स, फिर फ्लावरिंग प्लांट का सवाल है, आर समटाइम्स ग्रोन इन सॉइल टू प्रोवाइड कट फ्लावर्स दैट कैन बी डिस्प्लेड। क्या दोबारा दोबारा से देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर समटाइम्स ग्रोन इन सॉइल टू प्रोवाइड कट फ्लावर्स that can be displayed. Okay, a gardener watered flowering plants with a fertilizer solution containing dissolved chemicals. एक गार्डनर ने पानी दिया फ्लावरिंग प्लांट्स को जिसमें फर्टिलाइजर सोल्यूशन मौजूद था जिसमें डिसॉल्व केमिकल थे। Table 6.1 shows the information printed on the label of the container of the fertilizer powder used to prepare this fertilizer solution. अब क्या लेबल हुआ है कि उस फर्टिलाइजर सोल्यूशन में क्या क्या है, नाइट्रेट्स हैं 4 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, फॉस्फेट्स हैं, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ओके, टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर सोल्यूशन द गार्डनर डिसॉल्व 20 grams of fertilizer powder in 10 dm cube of water. ठीक है जी, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ सल्फर इन दी, अब ये कैलकुलेशन आ गई भाई, केमिस्ट्री मैथ आ गई। कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ सल्फर इन द फर्टिलाइजर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द गार्डनर। अब देखो दोबारा से देख लो, ये सल्फर का मास दिया हुआ है कितने में बेटा, 100 ग्राम फर्टिलाइजर पाउडर में। 100 ग्राम फर्टिलाइजर पाउडर में कितना सल्फर है बोलो, 1 ग्राम है। इसने कितना फर्टिलाइजर लिया है, उसने कितना फर्टिलाइजर लिया है, 20 ग्राम लिया है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो रेशो कर लो कि अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम फर्टिलाइजर में 1 ग्राम सल्फर है तो 20 ग्राम फर्टिलाइजर में सल्फर कितना होगा। हाँ भाई कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। 20 ग्राम सल्फर का मास कितना होगा, सारे सॉल्व करो, 0.2। ठीक है जी, तो कितना मास हो गया 20 ग्राम में बेटा, 0.2। और यूनिट नहीं लिखा हुआ, यूनिट का एक नंबर है, यूनिट लिखना मत भूल जाना, 0.2 ग्राम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सोमिया क्या कर रही हो, अहमद साया से मैथ पढ़ती हो, तुम बेसिक से मैथमेटिकल क्वेश्चन में परेशान हो गई हो, क्यों सर की बदनामी करा रही हो हैं? देखो सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल पढ़ो, थक गई हो लगता है। 100 ग्राम फर्टिलाइजर पाउडर लिखा हुआ था और उसमें सल्फर कितना था, 1 ग्राम। सवाल में उसने आगे जाके पढ़ा, सवाल में आगे जाके क्या कहा कि द गार्डनर डिसॉल्व्स 20 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। गार्डनर ने 20 ग्राम फर्टिलाइजर लिया है
और उसको 10 डीएम क्यूब वाटर में डिसॉल्व किया है। सवाल पूछा कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ सल्फर इन द फर्टिलाइजर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द गार्डनर। अब जो गार्डनर ने सोल्यूशन तैयार किया है उसमें सल्फर का मास कितना है, टोटल मास। तो वही गार्डनर ने 20 ग्राम यूज किया, तो हमने रेशो किया कि 100 ग्राम में 1 ग्राम सल्फर था, तो 20 ग्राम में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल गया 0.2 ग्राम। इज दैट क्लियर? ये तो एग्जामिनर ने बताया ना कि 100 ग्राम में 1 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 1 ग्राम सल्फर है, 20 ग्राम में कितना होगा। इज दिस एक्चुअली डिफिकल्ट बेटा? क्या बाकी बच्चों को समझ आ गई ये बात? एंड सोमिया, क्या नाउ यू अंडरस्टैंड बच्चे? ओके, explain which chemical component for the of the fertilizer solution is the most important plants for making the leaves of the plant green। हाँ भाई, हमने दो ही तो केमिकल पढ़े हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा नाइट्रेट। नाइट्रेट किस लिए चाहिए होता है, अमाइनो एसिड्स के लिए, ताकि क्या बने, प्रोटीन, ताकि क्या बने, एंजाइम्स बने। यस और नो? और मैग्नीशियम क्यों चाहिए होता है, क्लोरोफिल बनाने के लिए, ताकि प्लांट में ग्रीननेस आए और ग्रीन कलर के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो मेरे बच्चे इसने क्या कहा है, मेकिंग लीव्स फॉर दी प्लांट। हाँ जी, तो आपको बताना है कौन सा और वे क्यों। एक्सप्लेन की कमांड है ना बेटा, कमांड एक्सप्लेन की लिखी हुई है। विच कंपोनेंट, तो आप पहला कंपोनेंट देखो क्या है, मैग्नीशियम था ना इसके अंदर, बिल्कुल था, तो आपका पहला जवाब आ जाएगा मैग्नीशियम। और जवाब का रीजन भी दोगे, क्यों चाहिए मैग्नीशियम, बोलो। टू मेक क्लोरोफिल, सो दैट, अभी सो दैट करके लिखे, मर्जी आपकी, प्लांट कैन परफॉर्म, बोलो, सो दैट प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आप अगर सिर्फ क्लोरोफिल पे बात खत्म कर देते तब भी ठीक हो जाता। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, हाँ भाई एंजाइम बनाने के लिए अभी तो बताया मैंने कि अमाइनो एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा बेटा, ऑब्वियसली नाइट्रेट्स चाहिए होंगे। देखो नाइट्रेट्स गिवन थे सब, बिल्कुल मौजूद थे, ये नाइट्रेट्स मौजूद है। तो आप क्या बोलोगे बच्चे, जल्दी से बोलो, शाबाश। यहाँ चाहिए होंगे नाइट्रेट्स, और क्यों चाहिए होंगे तो आप बताओगे, नाइट्रेट्स टू मेक अमाइनो एसिड्स which assemble to make protein like enzymes। वरीशा बेटा क्लियर है हम लोग? अरीबा, याहिया, मुस्कान, राबिया, रमीसा, मारिया, हमदा, अली अयाज, शायान, अहमद उस्मान, कोई मसला है तो अभी पूछो बेटा। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन थी, उसी को हमने सीधा सीधा जिक्र कर दिया है। चलें आगे चलें। द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजर सोल्यूशन आर एब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर सेल। आपको याद है एक डायग्राम आपको पढ़ाई गई थी, ये रूट होती है, यस और नो, और ये रूट हेयर सेल्स होते हैं। ये डायग्राम आपने मेरे साथ प्लांट के चैप्टर में बनाई है बेटा, अच्छे से बनाई है, कई बार बनाई है। और क्या होता है मेरे बच्चे, जो भी चीज एब्सॉर्ब होती है वो यहाँ से जाती है। और याद है इसका वेस्कुलर बंडल कहाँ होता था बेटा, वेस्कुलर बंडल यहाँ, जाइलम कहाँ होता था, सेंटर में हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। तो ये एब्जॉर्ब होकर यहाँ जाती है। अब सवाल क्या है, द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजर सॉल्यूशन आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर सेल ऑफ द प्लांट्स एंड देन आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ठीक है जी बेटा, अभी तो मैंने समझाया नहीं, अब समझा रहा हूँ। कंप्लीट द वर्ड्स बिलो टू नेम द थ्री मेन टिश्यूज इन द पाथवे टेकन बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स सॉल्यूशन फ्रॉम द रूट हेयर सेल टू द लीव्स। कहता है कंप्लीट कर दें, कंप्लीट कर दें, कौन सा, क्या कंप्लीट करें सामिया, पाथवे कंप्लीट करें फ्रॉम रूट टू लीव। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू। चलो पहला लेटर लिख दिया उसने, तो सबसे पहले ये कौन सा रीजन होता है गाइस एंड गर्ल्स, व्हाट इज दिस रीजन जो सी से आता है, दैट इज कॉर्टेक्स। वेरी गुड, तो ये पहला है कॉर्टेक्स। फिर कहाँ आ गया, जो वाटर मिनरल्स हैं वो कहाँ जाएंगे सामिया, जाइलम में, एक्स से लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर एक जाइलम से चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुंचेंगे, लीफ में, और लीफ में एम से क्या आता है बेटा, बोलो, मीजोफिल सेल्स। वेरी गुड, इज दिस क्लियर बच्चों? I think it was pretty straightforward. Okay. Now, when flowers from the plant are cut, okay, अब this is important. ठीक है, 3 नंबर है। When flowers from the plant are cut and used for the display, the leaves are removed before each stem is placed in water. क्या कह रहा है, गौर से देखो बेटा, इसको मतलब समझना, खासतौर पे सामिया। जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स, जब उनको काटा जाता है और डिस्प्ले में लगाया जाता है,
तो कह रहा है उनके लीव्स पहले रिमूव कर दिए जाते हैं, द लीव्स आर रिमूव बिफोर ईच स्टेम इज प्लेस्ड इन वाटर। यानी स्टेम को डायग्राम में समझो कि स्टेम को पानी में डालने से पहले, स्टेम को पानी में डालने से पहले ही उसके लीव्स को क्या कर दिया जाता है बेटा, रिमूव कर दिया जाता है। क्या ख्याल है, लीव को रिमूव करने से क्या होगा, बोलो बेटा, लीव को रिमूव करने से क्या होगा? भाई लीव क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो जब लीव रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, यस और नो। ठीक है, फिर आगे देखो, अ सोल्यूशन कंटेनिंग सुक्रोज इज ऑफन एडेड टू दिस वाटर। ये जो पानी है, ये जो पानी है जिसमें आपने फ्लावर को डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, लीव्स निकाल दिए, इस पानी में वो क्या कहता है, क्या डाल देते हैं बेटा, बोलो, सुक्रोज डाल देते हैं। सुक्रोज इज नॉट नीडेड इन फर्टिलाइजर सोल्यूशन यूज टू वाटर प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल। कहता है सुक्रोज वैसे नहीं चाहिए होता हमें फर्टिलाइजर के अंदर जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुक्रोज टू द कट फ्लावर्स। कह रहा है कि भाई बेनिफिट बताएं कि इसे जो सुक्रोज वाले पानी में डाला है, क्यों डाला है। पहले सवाल समझ में आया या नहीं, बताओ, पहले सवाल समझना जरूरी है। उसने क्या कहा कि जो फ्लावर्स होते हैं जब उनको प्लांट से अलग किया जाता है तो उनमें जो लीव्स लगे होते हैं उन लीव्स को पहले हटा दिया जाता है, और लीव्स को हटाने के बाद इन फ्लावर्स को पानी में डिप किया जाता है। और जो पानी है वो कौन सा वाला पानी होता है बेटा, बोलो, सुक्रोज वाला पानी होता है। अब सवाल ये पूछा है कि सुक्रोज का बेनिफिट क्या होगा। सवाल क्लियर है, पहले ये बताओ, सवाल क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अब अजान शुरू हो गई है तो मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ, अजान के बाद फिर कंटिन्यू कर। अच्छा बच्चों, बस इस पार्ट को करते हैं, इस पार्ट के बाद फिर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, फिर नमाज के ब्रेक के बाद फिर जो आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पेपर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बेटा सवाल सबको समझ में आ गया, अगर आपको सवाल समझ में आ गया, आधा जवाब तो वही समझ में आ गया कि बेटा जब लीव काट दिए तो बोलो फोटोसिंथेसिस, जब लीव काट दिए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फ्लावर को जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए, जब लीव काट देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो नो ग्लूकोज वुड बी मेड, जो नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, है जी। जब नया ग्लूकोज नहीं बनेगा और मैं फ्लावर को सादे पानी में डाल दूं तो फ्लावर ने तो मर जाना है, यस और नो, फ्लावर ने मर जाना है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि जब आप उसको सुक्रोज में डिप करेंगे तो बेटा फ्लावर की डंडी है ना, स्टेम में फ्लोएम होता है, स्टेम में फ्लोएम मौजूद है, तो जब आप उसको सुक्रोज वाटर में डिप करेंगे तो सुक्रोज किस में ट्रेवल करेगा, सुक्रोज ट्रेवल इन फ्लोएम, और यूज बाय द फ्लावर, यूज बाय द फ्लावर टू, बोलो, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और अगर फ्लावर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा तो क्या ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएगा, यस और नो? क्या ज्यादा दिनों तक रह पाएगा, यस और नो? लास्ट लॉन्गर, यस, it will last longer. So this is what going to be happen. So this is very easy, so let me write this very quickly bachcho. I hope you all have understood this. As the leaves are removed, therefore no glucose can be made by providing sucrose solution. Sucrose will be absorbed in phloem of stem and will be used by the flower for respiration to produce energy. This will keep the flower fresh and increase its lasting. क्या ख्याल है बेटा? Are you all absolutely crystal clear about the effect of this? Yes or no? जाइलम, अरे क्या कर रहे हो, जाइलम में क्या सुक्रोज ट्रेवल करता है, सुक्रोज किस में ट्रेवल करता है, सुक्रोज के ट्रेवल करने का नॉर्मल रास्ता क्या होता है, फ्लोएम होता है, यस और नो? जाइलम में क्या ट्रेवल करता है, वाटर एंड मिनरल्स, लाइफ स्पैन भी लिख सकते हैं बिल्कुल, मास,
बेटा मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि बायोलॉजी में लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहता हूँ बेटा। फ्लावर कट तो किया ही नहीं, अरे कट तो कर लिया भाई, एज ए लीव आर रिमूव वहां से शुरू किया ना, कि चूंकि इस फ्लावर के लीव निकाल दिए गए हैं, वो तो ऑब्वियस है ना कि एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ, ये तो कट फ्लावर के बारे में तो लिख रहे हैं, और किसके बारे में लिख रहे हैं? बेटा कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, जल्दी बताओ। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो, चलो। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन आर लेफ्ट? ओके, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी छोटा है, मेरे ख्याल है कर लेते हैं ताकि खत्म ही हो जाएगा। चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन रह गया, फटाफट से कर लेते हैं। एंड दिस क्वेश्चन हैड बॉदर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हालांकि जो बच्चे स्मार्ट थे, दे एक्सेल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सवाल क्या है बेटा? प्लास्टिक्स आर प्रोड्यूस इन ए वेरी लार्ज अमाउंट बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड। देखो ये प्लास्टिक से रिलेटेड सवाल था, और आप जानते हैं कि दुनिया में आज प्लास्टिक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इनफैक्ट अभी केमिस्ट्री के पेपर्स में भी कुछ दिन पहले प्लास्टिक का सवाल आया था, मैंने कराया था आप लोगों को। दीज प्लास्टिक्स कैन एंटर द इकोसिस्टम एज पोल्यूशन, हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम होता है प्लास्टिक से, जरा मैं जल्दी जल्दी पहले आपको डिस्कस कर लूं, प्लास्टिक रिवाइज करा दूं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा मसला क्या है? कि ये नॉन बायो डिग्रेडेबल होता है, यस और नो? यानी ये बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज, बोलो बेटा, बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज खुद ब खुद नहीं होता। यानी जमीन में जब आप इसको दफना देते हैं तो ये जमीन को भर देगा, लैंड फिल कर देगा, लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। पहला मसला तो ये होता है। दूसरा मसला क्या होता है प्लास्टिक का? कि प्लास्टिक जो हमारा ओशंस में जा रहा है, तो वहां मैंने आपको बताया था कि दो मसले पैदा करता है। एक तो बहुत सारे जो फिशेस हैं वो इसको खाना समझ के खा लेते हैं, फिशेस इनको फूड समझ के खा लेते हैं, जो कि फिर इनको चोक कर देता है, प्लास्टिक उनके गले में फंस जाता है, चोक कर देता है, उनको मार देता है, ठीक है ना। फिशेस को चोक कर देता है, उनको मार देता है। और इसके अलावा और इसके अलावा ओशन की जो सरफेस होती है, प्लास्टिक सारा उसकी सरफेस पे तैरता है। जब उसकी सरफेस पे तैरता है तो सनलाइट क्या हो जाती है बेटा, बोलो? सनलाइट क्या हो जाती है? ब्लॉक। और जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो अंदर जो फोटोसिंथेसिस होनी है, वो फोटोसिंथेसिस का मसला खराब हो जाएगा। जो पानी में प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक को जलाएं, अगर हम प्लास्टिक को जला के खत्म करना चाहें, तो फिर क्या होता है? उससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, और वो टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड। यूट्रोफिकेशन नहीं बेटा, यूट्रोफिकेशन का ताल्लुक तो एल्गी से है, यूट्रोफिकेशन का ताल्लुक एल्गी से है, यूट्रोफिकेशन का ताल्लुक जो है पर्टिकुलरली एक्सेस फर्टिलाइजर से है। इसको इनडायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं, ठीक है जी। चलो, कौन सी गैसेस, मैंने केमिस्ट्री में भी जवाब दिया था अलमदार, तुम्हारा दिमाग में लगता है दिन ब दिन गोबर भरता जा रहा है, तुम याद ही नहीं कर पा रहे हो जो चीज पीछे आ चुकी है। तुमने ये सवाल शायद पहले भी पूछा था, और मैंने बताया था कि कौन कौन सी गैसेस हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक कोई एक सिंपल कंपाउंड नहीं होता, प्लास्टिक बहुत सारे मिक्सचर्स और मिक्स कंपाउंड का मिक्सचर होता है, तो बहुत सारी गैसेस बनेंगी, तो वी कैन नॉट नेम एनी वन ऑफ देम। लेकिन जो मैं बार बार कह के थक गया हूं कि बेटा जो चीज पढ़ लो उसको आगे याद रखो, पढ़ लो आगे याद रखो, लेकिन वो इवेंचुअली आप लोग बार बार रिपीट, बार बार गलती करते हो। तो प्लास्टिक के एस्पेक्ट में कंक्लूड कर देता हूं। तो प्लास्टिक का पहला मसला बोलो, लैंडफिल। क्यों लैंडफिल क्यों करता है? तो एट एज इट इज, बोलो बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अमशरा बात समझ आ रही है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब नो बैक्टीरियल डीकॉम्पोजिशन। दूसरा मसला, दूसरा मसला ओशन ऑक्यूलेशन। क्या उसमें क्या है? फिशेस को चोक कर रहा है, फिशेस को, ओए होए, फिशेस को चोक कर रहा है, और चोक करने के अलावा जो है वो सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है, सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है, जिससे फोटोसिंथेसिस का मसला खराब होगा। इसी तरह टॉक्सिक गैसेस रिलीज कर रहा है, अगर बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज कर रहा है, इवेंचुअली वो हार्म पहुंचा रही है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या होता है? कि प्लास्टिक का यूज, लेस रिलायंस, लेस रिलायंस ऑन प्लास्टिक। अपने पास अगर कहीं नोट कर रहे हो तो कर लो, लेस रिलायंस ऑन प्लास्टिक, यूज ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, ऑल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज करें, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज करें। इसी तरह रिसाइकल, जितना प्लास्टिक दुनिया में बन गया है उसे रिसाइकल करें, प्लास्टिक को, उसी को बार बार रीयूज करें। ये तीन मेजर सोल्यूशन हैं। क्या? आप अपनी प्लास्टिक पे रिलायंस को कम करें, प्लास्टिक की जगह ऑल्टरनेटिव्स पर जाएं जो बायोडिग्रेडेबल है, और फिर रिलायंस जो प्लास्टिक बन गया उसको रिसाइकल करें। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब सवाल मुझे नहीं पता क्या है, अब सवाल पे चलते हैं। कहता है द टोटल मास ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस ग्लोबली इन द ईयर 2020 वाज 367 मिलियन टन्स।
it is estimated that 3% of all plastic goods, all plastic globally each year enters the ocean as plastic pollution. Calculate the total mass of plastic pollution that is estimated to have entered in the ocean in the year 2020. Again mathematical question है बेटा, यूनिट के साथ लिखना है. सिंपल है सवाल. क्या कहता है? टोटल प्लास्टिक कितना गया है? 367 मिलियन गया है, और उसमें 3% क्या है? ओशन में गया है. तो बेटा 367 मिलियन का आप 3% निकाल लो, कितना बनता है? 367 मिलियन का 3% निकालो, कितना बनता है? 11.01. 11.01 टन्स. 11.01 टन. भाई देखो 367 मिलियन लिखा हुआ था ना, मिलियन टन्स लिखा हुआ था, तो ये आ गया 11.01 टन्स. ठीक है. 11.01 टन नहीं, सॉरी 11.01 मिलियन टन्स. 11 मिलियन टन्स था ना यूनिट. 11.0 मिलियन टन्स. यूनिट में सिर्फ टन नहीं था ना, मिलियन भी था. 11.01 मिलियन टन्स. इज दैट क्लियर? इतना प्लास्टिक हम ओशन में हर साल बहा रहे हैं, या ईयर 2020 में चला गया. ठीक है जी. इज दैट क्लियर? मिलियन में 6 जीरो होते हैं चंदा. मिलियन में 6 जीरो होते हैं. अगर आपने आंसर ये निकाला है 11 और उसके बाद ये आ रहा है आंसर आपका, तो फिर आप मिलियन नहीं लिखोगे, फिर आप सिर्फ लिखोगे 11 मिलियन. ये 11 मिलियन ही है, 11 मिलियन टन्स. और अगर आपने 11.01 लिखा है तो फिर 11.0 मिलियन टन्स आ जाएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? फैजान, आयशा अख्तर, अयान, फातिमा साजिद. ओके, पार्ट B1 बस बेटा कंप्लीट करके अल्लाह हाफिज कर रहा हूं आपको. सम पैकेजिंग इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल कार्बोहाइड्रेट्स. कहता है कुछ पैकेजिंग को बायोडिग्रेडेबल कार्बोहाइड्रेट से बनाया जाता है. अरीबा मौजूद है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर कार्बोहाइड्रेट को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस एंड नेम वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाँ भाई, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे ऑर्गेनिज्म में, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या कहलाता है इस प्रोसेस को? वेरी गुड, डीकम्पोजिशन. और कौन करते हैं डीकम्पोजिशन? तो डीकम्पोजर या तो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर क्या होते हैं? या तो बैक्टीरिया या फंजाई. आपने किसी एक का नाम रखना है, दोनों का नाम नहीं लिखना. या तो बैक्टीरिया या फंजाई. क्लियर है बेटा? मसला तो नहीं है इसके अंदर भी बच्चों? एवरीबॉडी क्लियर? चलो. डिग्रेडेशन नहीं बेटा, डिग्रेडेशन नहीं. अरीबा, दिस इज अ स्पेसिफिक वर्ड, डीकम्पोजिशन. तो दिस इज अ स्पेसिफिक टर्म. यू आर सपोज टू राइट द टर्म. अगर यू आर नॉट राइटिंग द टर्म, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल. डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजर्स कहते हैं ना इनको, तो डीकम्पोजिशन इज द टर्म. डिग्रेडेशन वुड बी मोर ऑफ अ जनरल मतलब. ठीक है ना? अब आ जाओ. ओए होए, 7 नंबर का सवाल आ गया भाई. पूरे चैप्टर में, पूरे पेपर में पहला सवाल है जो 7 मार्क का है. क्या है सवाल? मोर प्लास्टिक दैट एंटर इकोसिस्टम एज पोल्यूशन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. डिस्क्राइब दी हार्म. अरे वही आ गया जो अभी मैंने बताया था. डिस्क्राइब दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऑन बोथ एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल. दोनों में बताना है. तो बेटा मैं फ्लो चार्ट बना दूं ताकि तुम लोगों के पास नोट्स भी आ जाए. फ्लो चार्ट बना दूं जो मैं बार बार बना रहा था रिपीट. तो प्लास्टिक में आ जाओ उधर, देखो फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं. ठीक है. तो प्लास्टिक में पहले आ गया टेरिस्ट्रियल एस्पेक्ट. तो टेरिस्ट्रियल एस्पेक्ट क्या है? कि ये लैंडफिल करता है. क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इसी तरह टेरिस्ट्रियल में एक और एस्पेक्ट क्या आ गया? कि अगर बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज करेगा, जो कि डायरेक्टली हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे. ठीक है जी. अरे ग्लोबल वार्मिंग कहां से आ गई? कहीं पर कुछ भी घुसेड़ दोगे क्या? कहीं पे कुछ भी घुसेड़ दोगे. ग्लोबल वार्मिंग कहां से डाल दिया? ग्लोबल वार्मिंग का ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड से है. भाई नॉलेज झाड़नी है, लेकिन फजूल नॉलेज नहीं झाड़नी है. ग्लोबल वार्मिंग तो सुबह वाले पेपर में किया तो था, कार्बन डाइऑक्साइड से ताल्लुक होता है उसका भाई. अच्छा, फिर आ जाए क्या नाम है, एक्वेटिक वाला.
अब एक्वेटिक वाले में क्या है? नंबर वन, एनिमल्स ईट प्लास्टिक कंसिडरिंग इट एज फूड। उससे क्या होता है? दे ईदर सफोकेट और दे चोक एंड इवेंचुअली क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी। इसी तरह कवर द सरफेस ऑफ वाटर, ब्लॉक सनलाइट। सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? बोलो। नो फोटो सिंथेसिस या लेस फोटोसिंथेसिस। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि ओशन तो बहुत बड़ा होता है ना बेटा, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो जाहिर है इट में इनडायरेक्टली लीड टू, बोलो बेटा, यूट्रोफिकेशन। क्योंकि अगर इतनी फोटोसिंथेसिस इतनी कम हो गई, ये पानी में ऑक्सीजन क्या हो गया? बहुत कम हो गया, तो क्या होगा? एनिमल्स मरना शुरू हो जाएंगे। एनिमल्स मरना शुरू हो जाएंगे, उधर से प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, वो भी मरना शुरू हो जाएगा, और देखते देखते सारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। यस और नो? तो ये प्लास्टिक से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। आर वी ऑल गुड टू गो बेटा? ये सारा कुछ आप लिख दोगे? क्लियर है बेटा? कोई मसला, कोई परेशानी मुझे बताओ। ये पेपर कैसा लगा? पेपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आप मई जून 2024 का पेपर देते तो 80 में से कितना स्कोर कर पाते? क्या लगा इस पेपर को करके? 80 में से कितना स्कोर कर पाते? पास हो जाते? रीवा कह रही 75 कर लेते। चले 60 कर लेते। कंज्यूम करे वो ह्यूमन डाइट में आकर ह्यूमंस के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं बेटा। प्लास्टिक कंज्यूम करेगा तो मर जाएंगी। जब समंदर में मर गई है, मरी हुई मछली थोड़ी लेकर आते हैं, तो ताजा मछली पकड़ते हैं ना बेटा। 70s में तो आ जाते हैं। चलें, अल्लाह करे कि आपकी जबान मुबारक करे। अगर आप माइक्रो प्लास्टिक्स वही है बेटा कि प्लास्टिक के जर्रात भी अगर पानी में होंगे तो एनिमल्स खा के उसको चोक कर जाते हैं। ठीक है जी। 90 मार्क्स, अभी 80 मार्क्स का तो पेपर है, 90 कहां से आ जाते हैं? मेरे बच्चों, कंपोनेंट ग्रेड में ए स्टार नहीं आता, कंपोनेंट ग्रेड में ए आता है बस। इसमें 49 पे ए था जी। अब मुझे बताओ, 49 पे ए था, कितने बच्चे हैं डॉक्टर नूर के स्टूडेंट्स जो कहते हैं 49 मार्क्स तो ले ही आते हैं इस पेपर में? अब बोलो। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, जो लेक्चर नोट्स आपके पास हैं, वरीशा भाई, वरीशा बाजी, अब थोड़ा सा भरोसा पैदा हो रहा है खुद पर। लेक्चर नोट्स हैं और जो मैंने समराइज नोट्स भेजे हुए हैं, दिन रात उसकी रीडिंग करो, दिन रात उसकी रीडिंग करो, दिन रात उसकी रीडिंग करो। क्योंकि जितना अच्छे से रीडिंग करोगे उतनी लर्निंग और रिवीजन होगी, और उतने तरीके से आंसर्स लिख सकोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बेटा ये पेपर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए पेपर के साथ। मोस्ट लाइकली कल जो पेपर मैं आपको कराऊंगा उसमें मोस्ट लाइकली मैं आपको फरवरी मार्च 2025 का पेपर और अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर, ये दो पेपर कराने का इरादा रखता हूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आप देखिए कितनी देर में हमने किया, 7:20 हो रहे हैं। क्लास हमने स्टार्ट की थी 5:30 बजे, 5:30 नहीं, और पेपर मैंने स्टार्ट किया था कोई 5:40 समथिंग पे। आप सोचो 5:40 समथिंग पे कितने टॉपिक रिवाइज करते हुए चले। तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि पेपर अगर आता होगा कैसे नहीं होगा, 7:20 पे खत्म हो चुका है पेपर भाई। तो 1 hour 45 मिनट मिल रहे हैं, हम ऑलरेडी एक घंटे 50-55 मिनट में पूरा कर लिया हमने। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपकी रीडिंग पुअर है बेटा, अपनी रीडिंग को बेहतर करें। तो इसलिए ना टाइम का मसला होना चाहिए, क्योंकि आप देखो एग्जामिनर आपको हर जगह थोड़ी पैराग्राफ पूछ रहा है। अगर यहाँ पैराग्राफ पूछा है तो यहाँ कीवर्ड, यहाँ वन वर्ड आंसर भी तो दिए, यहाँ पर वन वर्ड आंसर भी तो दिए, यहाँ वन वर्ड आंसर भी तो दिया है। यहाँ पैराग्राफ पूछा उसने तो देखो यहाँ पर वन वर्ड आंसर भी दे दिया, यहाँ पैराग्राफ पूछा तो यहाँ पर पॉइंट वाला आंसर दे दिया, यहाँ पैराग्राफ पूछा, पैराग्राफ पूछा, पैराग्राफ पूछा तो उससे पहले आप देखो कि यहाँ पर वन वर्ड आंसर दिया, यहाँ वन वर्ड वन वर्ड वन वर्ड वन वर्ड, यहाँ पर पैराग्राफ दिया तो वन वर्ड आंसर, फिर वन वर्ड आंसर। तो बेटा एग्जामिनर कोई बेवकूफ नहीं है, ना वो इसराइली है कि आपके ऊपर अटैक कर दे और सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ वाले ही दे दे। यहाँ पैराग्राफ दिया तो वन वर्ड दिया, वन वर्ड दिया, वन वर्ड दिया।
वन वर्ड। तो एग्जामिनर बहुत बैलेंस पेपर देता है, इसलिए इस बात में परेशान ना हो। कोशिश करें, पेपर में डायग्राम कलर्ड आती है, समटाइम्स यस समटाइम्स नॉट, ठीक है। तो कलर्ड आएगी तो कोई मकसद से आएगी, और कलर्ड नहीं, अभी वैसे रीसेंट पेपर्स में कलर्ड नहीं आ रही है डायग्राम। रीसेंट पेपर में सारी डायग्राम जो है ना वो कलरलेस ही आ रही है। केम्ब्रिज कह रहा है कलर प्रिंटिंग कराएंगे, महंगी पड़ेगी, ऐसी कलरलेस दे दो डायग्राम, ग्रे शेड में दे दो। केम्ब्रिज कह रहा है पैसे बचाओ। ठीक है जी, इन दोनों पेपर्स की रिकॉर्डिंग रात तक यूट्यूब पे आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसका सॉल्व पेपर मैं अभी आपको ग्रुप पे शेयर करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नमाज पढ़नी है भाई, नमाज छोड़ना नहीं है बेटा।